आज जो हम पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पेट्रोल डीजल कोल इन सब चीजों को बनने में कई हजार कई मिलियन ईयर्स लगे। अब जैसे आप पोटेंशियल तो बहुत रखते हो पढ़ाई करने का, बट इंस्टाग्राम की वजह से, फेसबुक की वजह से और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से, अपने कलेश की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हो। रिसोर्सेस तो अपने यहां पर बहुत हैं, ऊपर वाले की इतनी कृपा है, भोलेनाथ की इतनी कृपा है कि भैया रिसोर्सेज भरे पड़े। साबुन स्लो है आपका, आप लगे हुए हो हाथ घिसने में, तो टैप ऑफ कर दो ना, पानी का वेस्ट तो ना हो ये। सो हेलो हाय, क्या हाल चाल एवरीवन, माय नेम इज गौतम लखानी एंड आई वेलकम यू ऑल टू रीस्टार्ट। सो आज के इस क्लास में, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का सबसे पहला चैप्टर, दैट इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर में काफी सारी चीजें हम जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो क्या क्या पढ़ेंगे, आइए उस पर नजर डालते हैं सबसे पहले। सो इन दिस चैप्टर वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट रिसोर्सेज एंड इट्स टाइप। सबसे पहले समझेंगे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं और उनके क्या प्रकार हैं, क्या टाइप्स हैं। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट एंड प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज का हमारे डेवलपमेंट में क्या इंपॉर्टेंट रोल है, रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है वो देखेंगे, और लास्ट में लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेज की बात करेंगे। तो बहुत मजेदार चैप्टर ये रहने वाला है, बिकॉज इस चैप्टर के अंदर हम वो चीजें कवर करेंगे जो आप अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं और आप इस चैप्टर से काफी ज्यादा रिलेट भी कर पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि भैया रिसोर्सेज होते क्या हैं। व्हाट आर रिसोर्सेज? देखिए, रिसोर्सेज का सिंपल सा मतलब है, अगर हिंदी की बात करें तो रिसोर्स का मतलब है संसाधन। सो एवरीथिंग विच इज अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट कैन बी टर्म्ड एज अ रिसोर्स। हमारे एनवायरमेंट में जो भी चीज अवेलेबल है हम उसको रिसोर्स कह सकते हैं। हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास जो भी चीज अवेलेबल है हम उसको रिसोर्स बोल सकते हैं। बट देयर आर सम कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या है कि इट इज यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, कि हमारी जो जरूरतें हैं, हमारी जो नीड्स हैं, अगर वो चीज उसको सेटिस्फाई करती है तो हम कहेंगे कि भैया ये हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है। दूसरा, इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, कि आपके पास उसको यूज करने की टेक्नोलॉजी है, आप उसको इजीली यूज कर सकते हो, तो हम कहेंगे कि वो रिसोर्स है। एंड थर्ड थिंग इज दैट इट इज इकोनॉमिकली फिजिबल। इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब क्या, कि उसको यूज करने में हमारे को ज्यादा कुछ खर्चा नहीं उठाना पड़ रहा। यानी कि समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मन कर गया एक 10 रुपए की 5 स्टार चॉकलेट खाने का, ठीक है, अब उस 10 रुपए की 5 स्टार चॉकलेट के लिए आप मार्केट गए, आपकी मम्मी ने आपको कहा कि जाओ जरा घर का कुछ सामान भी लेकर के आना है, जरा बेसन ले आना, मैदा ले आना और जरा 2-4 सब्जियां ले आना। तो आपने कहा कि भैया ये तो बढ़िया मौका मिल गया 5 स्टार खाने का, और आप गए मार्केट और आपने जाकर के सारा सामान खरीद लिया, बट अपनी 5 स्टार भूल गए और आ गए घर। अब 5 स्टार की इच्छा तो हो रही थी, चॉकलेट को खाने का तो मन कर रहा था, आप दोबारा मार्केट चले गए कि भैया नहीं हम तो खाएंगे, और ले आए चॉकलेट खरीद के। तो क्या हुआ, वो 10 रुपए की चॉकलेट के लिए आपने कहीं ना कहीं 20 रुपए का पेट्रोल फूक दिया, तो वो इकोनॉमिकली फेजेबल नहीं हुई ना यहां पर। सो इकोनॉमिकली फेजेबल होने का मतलब क्या, कि वो बजट फ्रेंडली हो, तो तभी हम उसको रिसोर्स कह पाएंगे। इसके बाद आता है अपना इट इज कल्चरली एक्सेप्टेबल, कि हमारे समाज में, हमारे कल्चर में उसको एक्सेप्ट करा जाए। ये नहीं कि भैया हमने बना दिया बम और एटम बम बना करके हम बैठ गए, बट इट इज नॉट कल्चरली एक्सेप्टेबल ना। तो कुल मिलाकर के जब भी रिसोर्स की बात आती है, सो रिसोर्स इज समथिंग विच इज यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इट इज इकोनॉमिकली फिजिबल एंड इट इज कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो अगर कोई भी चीज ये चारों कंडीशंस को फुलफिल करती है, तब हम उसको क्या कहेंगे कि भैया ये हमारे लिए रिसोर्स है, दिस इज रिसोर्स फॉर अस। अब देखिए क्या है कि जब भी यहां पर रिसोर्सेस की बात आती है तो हमारे सराउंडिंग्स में काफी सारी चीजें हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स अराउंड अस, अगर हम ध्यान से देखें तो
उनको यूज कौन कर रहा है? वी ह्यूमंस। हम ह्यूमंस ही तो उनको यूज कर रहे हैं। और अगर भैया ह्यूमंस ही ना हो, अगर हम लोग ही ना हो, तो फिर रिसोर्स किस काम के, वो चीजें किस काम की? अगर हम आज की ही बात करें, मेरे पास ये पेन है, इट इज अ रिसोर्स। बट ये रिसोर्स क्यों है? क्योंकि मैं इसको यूज कर रहा हूं पढ़ाने के लिए। अगर इसको कोई यूज ही ना करे, ये कोने में पड़ा रहे, तो वो रिसोर्स नहीं है। सो ह्यूमंस आर समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एंड विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन रिसोर्सेस का कोई मतलब नहीं है। तो ह्यूमन बींग्स आर सेंटर इन एवरीथिंग। हमरे बिना कुछ नहीं हो सकता भैया, याद रखना। तो रिसोर्स कहीं ना कहीं, संसाधन कहीं ना कहीं बच्चा हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ह्यूमन जो है वो सेंटर है। हम ह्यूमंस के आसपास ही सारी चीजें घूम रही हैं। अगर ये गाड़ी हमारे लिए एक रिसोर्स है, हमें कहीं बैठ करके जाना है, वो तभी है जब एक ह्यूमन चला रहा है उसको। ठीक है? अब ये मत कह देना कि भैया अब तो ड्राइवरलेस कार भी बन रही हैं। तो ड्राइवरलेस कार भी किसी ह्यूमन ने ही बनाई है ना। तो ह्यूमंस आर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे घर हो, चाहे नेचर हो, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे मैन मेड रिसोर्सेज हो, किसी भी चीज का हमें इस्तेमाल करना है तो ह्यूमंस आर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर हम ह्यूमंस को यहां से हटा देंगे तो इन चीजों का कोई मतलब नहीं रहेगा। देयर विल बी नो यूज ऑफ दीज थिंग्स। सो ह्यूमंस आर समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने सराउंडिंग में ही देखें तो हमारे सराउंडिंग में हमें काफी सारी चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे कि अगर हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की बात करें, अगर आपसे कोई कहे कि भैया बताओ जरा अपने आसपास 2-4 रिसोर्सेज गिनवा दो, क्या कहोगे? तो जब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की बात आती है, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स अराउंड अस। और जैसे कि अगर हम यहां पर एग्जांपल वाइज समझें तो सबसे पहली आती है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो हम आज के समय पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पर्पसेस के लिए और काफी सारी चीजों के लिए। सोलर एनर्जी के बाद आता है अपना यहां पर वाटर रिसोर्सेस। हमारे यहां पर वाटर रिसोर्सेस काफी सारे हैं, नदियां हैं, डैम्स हैं। क्या कर रहे हैं हम? इन पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। वी आर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी आउट ऑफ इट, वी आर यूजिंग इट फॉर आवर ओन कंजम्पशन, है ना। तो वाटर रिसोर्सेज हमारे आसपास हैं। साथ ही साथ बचा जब हम यहां पर देखें, सो वी हैव प्रीशियस मेटल्स एंड मिनरल्स ऑल्सो। अब किसी का मन कर रहा है भैया 5 तोले की चैन पहने गले में, थोड़ा भौकाल दिखाएं अपना, तो मेटल्स आर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच इज इन आवर सराउंडिंग ओनली। साथ ही साथ देयर आर सो मेनी मिनरल्स एज वेल जो हम यूज करते हैं हमारे अलग अलग लाइफ में, अलग अलग टाइम पर यूज करे जाते हैं, या कहें हमारी लाइफ विदाउट मिनरल्स पॉसिबल ही नहीं है। तो प्रीशियस मेटल्स एंड मिनरल्स आर आल्सो देयर अराउंड अस। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी हैव क्रूड ऑयल। अब गेड़ी मारने का मन कर रहा है, घूमने का मन कर रहा है, अगर पेट्रोल ही नहीं होगा, डीजल ही नहीं होगा, तो बाइक कैसे चलाओगे, है ना। सो क्रूड ऑयल इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद बचा यहां पर अगर हम देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इज लैंड। हवा में तो नहीं रहोगे ना, हवा में तो नहीं चलोगे ना, वी नीड लैंड फॉर समथिंग। लैंड हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे हम एग्रीकल्चरल पर्पसेस की बात करें, रेसिडेंशियल पर्पसेस की बात करें, किसी भी तरीके से लैंड इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो लैंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर अस। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके अलावा अगर हम यहां पर और रिसोर्सेज की बात करें, सो वी हैव अदर रिसोर्सेज एज वेल। फॉर एग्जांपल नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज आल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। नेचुरल गैस के अलावा यहां पर हमारे पास एनिमल रिसोर्सेज आ जाते हैं। एनिमल्स आर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। डेयरी फार्मिंग के लिए, पोल्ट्री के लिए वी नीड एनिमल्स। सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल। एक एंटायर इकोसिस्टम को चलाने के लिए वी नीड एनिमल्स। साथ ही साथ बचा इसके बाद अपने जो फॉरेस्ट हैं, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेस्ट प्रोवाइड सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें हमें फॉरेस्ट से ही मिलती हैं। एंड लास्टली अगर हम यहां पर देखें तो वी हैव विंड पावर एज वेल, अपना हवा से भी बिजली बना रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे आसपास हैं। अब इन रिसोर्सेज को छांटे कैसे, इन रिसोर्सेज को क्लासिफाई कैसे करें, उसके लिए हम लोगों ने क्या करा, एक तरीका अपनाया, एंड दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इतने सारे रिसोर्सेज को
अलग अलग जगहों पर रखने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज करा। तो जब बात आती है यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज की, तो देखो इसका सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में, इन डेप्थ इन डिटेल आपको उसके अंदर नहीं जाना। तो जब क्लासिफिकेशन की बात आती है बच्चा, तो सबसे पहले आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। सो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन वी हैव बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज वो जिनमें लाइफ है, एंड अबायोटिक रिसोर्सेज आर द वन जिनमें लाइफ नहीं है, नॉन लिविंग। सो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन वी हैव बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। इसके बाद आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो जो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रिप्लेनिश हो जाते हैं, दोबारा से आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पर बात करें सोलर एनर्जी की, तो सोलर एनर्जी क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स है। लगातार सूर्य से हमें ऊर्जा मिल रही है, दिन रात के बाद दिन होगा ही होगा, है ना। सिमिलरली विंड एनर्जी क्या है? हमारे लिए रिन्यूएबल सोर्स है, लगातार हवा चल रही है, अगर थोड़ी देर के लिए हवा रुकेगी भी तो दोबारा चल जाएगी। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो दे टेक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू रिप्लेनिश देमसेल्फ, लंबा समय लगता है उनको दोबारा से रिप्लेनिश होने में। तो जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स की बात करो, क्रूड ऑयल की बात करो, आज जो हम पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पेट्रोल डीजल कोल इन सब चीजों को बनने में कई हजार कई मिलियन ईयर्स लगे। तो नॉन रिन्यूएबल विच टेक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू रिप्लेनिश देमसेल्फ। तो ऑन द एग्जॉस्टेबिलिटी वी हैव रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और इसके बाद जब बात आती है यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप कि भैया मालिक कौन है, सो वी हैव इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो जिनके ऑनर्स इंडिविजुअल हैं, जैसे कि अगर यहां पर मैं बात करूं इस रिमोट की या इस पेन की या इस माइक की, तो ये मेरा है, मैं इसको यूज कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने भैया पैसा खर्च करा है इसके लिए, है ना। तो इट इज अ इंडिविजुअल रिसोर्स। वहीं अगर बात करें हम कम्युनिटी की, तो पार्क हो गया, जैसे बरियल ग्राउंड्स हो गए, जिसको कम्युनिटी यूज करती है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, मिल करके यूज करते हैं, तो उसको हम कम्युनिटी रिसोर्सेज में रखते हैं। नेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो किसी देश के होते हैं, जैसे कि इंडियन रेलवेज हो गया। अब रेलवेज जो है वो नेशनल रिसोर्स है, किसी एक इंसान का, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का उस पर कंट्रोल नहीं है, पूरे देश का है वो इंडियन रेलवेज। एंड देन इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या? जैसे कि हमारा ओशियन हो गया, तो सबका कंट्रोल है उस पर एक लिमिट के बाद। तो कुल मिलाकर के जब बात आती है ओनरशिप की कि भैया मालिक कौन है, सो वी हैव इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्स। और लास्ट में आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट अपने पास चार तरीके के रिसोर्सेज है: पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक रिसोर्स और रिजर्व रिसोर्स। तो जब बात आती है यहां पर डेवलप्ड रिसोर्सेज की, तो डेवलप्ड रिसोर्स कौन से हैं भैया? जिनको आज हम पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। वी हैव टेक्नोलॉजी फॉर देम, वी हैव एवरीथिंग फॉर देम एंड वी आर यूजिंग देम फुली। तो कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये क्या है? ये डेवलप्ड रिसोर्सेज है जिनको आप आज के समय पर पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। वहीं जब बात आती है पोटेंशियल रिसोर्सेज की, तो पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन हो गए? पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हो गए जो हमें पता है कि ये रिसोर्स है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, बट किन्हीं कारणवश हम उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे। वी आर नॉट यूजिंग देम बिकॉज ऑफ एनी रीजन। जैसे कि अगर यहां पर हम बात करें सोलर एनर्जी की, तो सोलर एनर्जी जो है बच्चा राजस्थान के काफी एरियाज में बहुत ज्यादा है, पोटेंशियल है राजस्थान के अंदर कि वो बहुत ज्यादा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। स्पेशली कौन से एरियाज? बीकानेर, चूरू, जो थार डेजर्ट के आसपास के इलाके हैं, वहां पर जो है सोलर एनर्जी का बहुत ज्यादा हम इंस्टॉलेशन करके यूज कर सकते हैं। बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज, किन्हीं भी रीजंस की वजह से हम उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे। बट हमें पता है कि पोटेंशियल है। जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग में जाओ
तो टीचर कहती है ना हमारे पेरेंट्स को, जैसे पापा ने पूछा मैडम कैसा पढ़ रहा है बेटा, तो मैडम ने कहा आपके बेटे में पोटेंशियल तो बहुत है पढ़ने का बट पढ़ता नहीं है। तो वैसे ही राजस्थान के अंदर सोलर एनर्जी का पोटेंशियल तो बहुत है, बट अभी हम किन्हीं रीजंस की वजह से, किसी कारणवश हम यहां पर उसको यूज नहीं कर पा रहे, तो वो हो गए पोटेंशियल रिसोर्स। अब जैसे आप पोटेंशियल तो बहुत रखते हो पढ़ाई करने का, बट इंस्टाग्राम की वजह से, फेसबुक की वजह से और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से, अपने कलेश की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हो। तो ऐसे ही यहां पर पोटेंशियल तो है बट ड्यू टू सम रीजंस वी आर नॉट एबल टू यूज इट। फिर आते हैं हमारे पास स्टॉक रिसोर्सेज। स्टॉक रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं बच्चा, तो स्टॉक रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज जिनका हमें पता है कि पोटेंशियल है बट अपने पास टेक्नोलॉजी नहीं है यूज करने की। सो वी हैव नो टेक्नोलॉजी टू यूज देम। अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, जैसे कि हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन से हमें पता है कि गाड़ियां चल सकती हैं, बट अभी हाइड्रोजन की प्रॉपर टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है कि हम उसका प्रॉपर यूज कर सके अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो स्टॉक रिसोर्सेज आर द वन जिनकी अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है इस्तेमाल करने के लिए। और फिर आते हैं अपने पास रिजर्व रिसोर्सेज। रिजर्व रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज जिनको हम फ्यूचर के लिए रख दिया है। हम कह रहे हैं कि भैया आज नहीं कल इनका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि घर पर आई मिठाई बहुत सारी, अब मिठाई खाने का मन तो बहुत कर रहा है, 2-4 पीस खा भी लिए बट बाकी के रख दिए कि कल खाएंगे, परसों खाएंगे। तो ऐसे ही रिजर्व रिसोर्सेज आर द वन विच वी हैव सेव्ड फॉर द फ्यूचर जनरेशंस या फॉर द फ्यूचर यूज, कि भैया आज नहीं कल पार्टी करेंगे, कल इस्तेमाल करेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट वी हैव पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक रिसोर्स एंड रिजर्व रिसोर्स, दैट्स इट। तो ये है डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। पहले आपके एग्जाम में यहां से एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते थे और साथ ही साथ डेफिनेशंस भी पूछी जाती थी, बट अभी इतना आपके सिलेबस में नहीं है। आपको बेसिकली एक ओवरव्यू पता होना चाहिए, हालांकि मैंने आपको डिटेल में समझाया भी फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो एक बार इस पर नजर मार लो आप। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेस। देखिए रिसोर्सेस तो अपने यहां पर बहुत हैं, ऊपर वाले की इतनी कृपा है, भोलेनाथ की इतनी कृपा है कि भैया रिसोर्सेस भरे पड़े हैं, बट क्या उन रिसोर्सेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पा रहा है? तो जवाब है नहीं। तो रिसोर्स प्लानिंग इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश प्रगति करे, डेवलपमेंट हो, तो संसाधनों की, रिसोर्सेस की प्रॉपर प्लानिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी काम बनेगा। तो समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर क्या बात हो रही है। देखिए क्या है, जब बात आती है यहां पर डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस की या प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेस की, तो आज के समय पर क्या हो रहा है कि कई जगहों पर रिसोर्सेस का ओवर यूज हो रहा है, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि क्या, अब एग्जांपल दूंगा समझ आ जाएगा। रिसोर्सेस का डिप्लीशन बहुत तेजी के साथ हो रहा है, यानी कि जो रिसोर्सेस है आज के समय पर क्या हो गया है, वो कुछ इंडिविजुअल्स की ग्रीड को, लालच को सेटिस्फाई करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और बहुत तेजी के साथ उनका डिप्लीशन हो रहा है। आप अपने आसपास देखो, हर एक मोहल्ले में, हर एक सराउंडिंग में, नेबरहुड में कोई ना कोई ऐसी आंटी या भैया होते हैं या अंकल होते हैं जिनको हम अपने रिसोर्सेस की रिस्पेक्ट नहीं होती। भैया गाड़ी धो रहे हैं संडे के दिन मोटा पाइप हाथ में लेकर के और अपना खूब पानी बहा रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। क्या करने के लिए? गाड़ी धो रहे हैं, और गाड़ी भी कौन सी, छोड़ो। तो ये क्या हो रहा है? दिस इज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। वहीं दूसरी तरफ लोग टैंकर के आगे, पानी के टैंकर के आगे लाइन लगा करके खड़े हैं कि भैया 2 घुट पानी हमें भी मिल जाए, हम भी नहा लेंगे, हम भी खाना बना लेंगे। तो देखो एक तरफ तो क्या हो रहा है, एक तरफ तो रिसोर्सेस का बहुत ही बुरी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, वेस्टेज हो रही है, और वहीं दूसरी तरफ स्कैर्सिटी है, किल्लत है, दिक्कत है, परेशानी है। तो
कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो हमें आसपास देखने को मिलती है। आज की डेट में क्या हो रहा है कि जो रिसोर्सेज हैं वो कुछ चंद लोगों के हाथ में, कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में क्या हो गए हैं, एक्यूमुलेट हो गए हैं। और हमारी जो सोसाइटी है वो दो पार्ट्स में बट गई है, टू सेगमेंट्स। वन इज द वन विच हैव एंड द अदर आर द वन विच हैव नॉट। तो एक तरफ तो वो अंकल या आंटी हैं जो अपनी गाड़ी धोने के लिए बड़ा पानी वेस्ट कर रहे हैं, बहा रहे हैं, मोटा पाइप लेकर के गाड़ी धो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हैव नॉट में वो लोग हैं जो पानी के टैंकर के आगे लाइन लगा करके खड़े हैं। भैया गलत है। एक बार की बात है, मैं एक रेस्टोरेंट में गया। अब उस रेस्टोरेंट में क्या था कि आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, जब हाथ धोते हैं ना तो अपना, अब साबुन तो मल रहे हैं, अच्छे से घिस रहे हैं साबुन, बट अपना टैप ऑन है। तो वहां पर ऐसा ही हुआ। वहां पर एक लड़का खड़ा था, वो अपना मस्त हाथ धो रहा था, लगा हुआ है, अपना साबुन स्लो था उसका और टैप ऑन थी। मैंने उसको बोला कि भैया आप टैप बंद कर दो, पानी का वेस्टेज हो रहा है। आपको अगर साबुन स्लो है आपका, आप लगे हुए हो हाथ घिसने में, तो टैप ऑफ कर दो ना, पानी का वेस्ट तो ना हो। ये कहता आपको क्या दिक्कत। हमने कहा भैया दिक्कत हमको नहीं है, दिक्कत आने वाली जनरेशन्स को होगी। तो कहने का मतलब यहां पर क्या है कि हम रिसोर्सेस का बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। वी आर नॉट यूजिंग देम इन अ प्रॉपर मैनर। आप लोगों ने देखा होगा कई लोग सुबह सुबह जब अपना टीथ ब्रश करते हैं, दांतों को ब्रश करते हैं, अपना लगे हुए हैं ब्रश करने में कि बस आज तो सफेदी सी चमकान लेकर के आएंगे, और अपना पानी की टंकी खुली है वॉश बेसिन में, पानी बह रहा है। अब खुद सोचो, अगर आप दिन में 2 दफा ब्रश कर रहे हैं और इसी तरीके से पानी बहा रहे हैं और एक समय ब्रश करने पर 2 से 3 लीटर पानी वेस्ट हो रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली डेली यू आर वेस्टिंग 5 to 6 लीटर्स ऑफ वाटर। और ये 5 से 6 लीटर वाटर अगर आप पूरे साल का एस्टिमेट देखो तो कई हजार लीटर पानी आप ब्रश करने में ही वेस्ट कर रहे हो। तो जब भी ब्रश करो, जब भी हाथ धो, मीनवाइल टैप को बंद कर दो भैया, दोबारा चल जाएगी ना। तो कुल मिलाकर के आज के समय पर प्रॉब्लम यही है कि रिसोर्सेज आर एक्यूमुलेटेड इन फ्यू हैंड्स, और इस वजह से हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, वो दो पार्ट्स में बट गई, हैव और हैव नॉट, रिच या पुअर। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। और कहीं ना कहीं इसी प्रॉब्लम की वजह से आज हमें ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस भी देखने को मिल रहे हैं। हमारे एनवायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में, हमारी इकोलॉजी में प्रॉब्लम्स हैं, क्राइसिस हैं। जैसे कि क्या, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, देखो अर्थ परेशान है बेचारी की, हाय रे मैया क्या हो रहा है। टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, ग्लोबल वार्मिंग है। देन there's another problem of ozone layer depletion, जो हमारे एटमॉस्फेयर के अराउंडिंग एक ओजोन लेयर होती है वो डिप्लीट कर रही है इसी वजह से। साथ ही साथ यहां पर अगर हम देखें तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज देयर। आप देखो दिल्ली या आसपास के एरियाज में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देखो कितना ज्यादा पॉल्यूशन है भैया, सांस नहीं ली जाती है। एक स्टडी थी कि अगर कोई दिल्ली में रह रहा है एंड ही इज नॉट स्मोकिंग और समथिंग, बट वहां की एयर ही इतनी ज्यादा पॉल्यूट है कि आपने कई सिगरेट दिन की स्मोक कर ली। मतलब इस लेवल का नुकसान हो रहा है हमें। एंड लास्ट में आ जाता है यहां पर लैंड डिग्रेडेशन। हम अपने लैंड रिसोर्सेस का इतने गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारी भूमि, हमारी लैंड भी परेशानी में है। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है लगातार। तो कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज की, या रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम बहुत ही अनजस्ट तरीके से करते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स आज हमें होती हुई देखने को मिल रही है। ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन लेयर डिप्लेशन है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, और लास्ट में लैंड डिग्रेडेशन है। गलत है। समय रहते सुधरना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी 2 साल पहले जब कोविड आया तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब नेचर की मार पड़ती है ना, तो भैया उसके आगे कुछ नहीं। तो इट्स बेटर कि हम समय रहते संभल जाएं। कोविड के टाइम पर क्या हुआ, वी ह्यूमंस वर लाइक कि अरे अपने पास तो टेक्नोलॉजी है, हम तो चांद पर पहुंच गए, हम तो मार्स पर पहुंच गए। एक ऐसा वायरस आया जिसने सबको हिला करके रख दिया।
लोगों को घर में बंद कर दिया भैया कि बैठो घर पे। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। समय रहते सुधर गए तो ठीक, वरना देर हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। एंड यू गाइज आर द फ्यूचर। आप लोग इस देश का भविष्य हो, एंड आई रियली वॉन्ट कि आप लोग इन चीजों को समझो। अगर आप इन चीजों को समझोगे और अगर आप थोड़ा सा चेंज भी करोगे, सो देयर विल बी अ लॉट। बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। आप जो समाज के अंदर चेंज देखना चाहते हो, शुरुआत खुद से करो ना भैया। तो ये सब चीजें हमारे को कहीं ना कहीं देखने को आज के समय पर मिलती हैं। अब देखिए क्या है, यहां पर जब हम बात करते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट की, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि रिसोर्सेस का इस्तेमाल हम इस तरीके से करें कि क्या हो सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। वो क्या, आएंगे समझेंगे। देखिए क्या है कि जब बात आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कहना है कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। कि अगर आपको डेवलपमेंट करना है, अगर आपको रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, तो आप इस तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो ना कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको कोई नुकसान ना हो, उसको कोई डैमेज ना हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये डेवलपमेंट इस तरीके से होती है कि प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को तो हम फुलफिल करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, बट वी ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। सो डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। यानी कि अगर दादा परदादा जी की जमीन थी, तो ऐसा नहीं करना कि सारी बेच के 2-4 फॉर्च्यूनर खरीद ली। नहीं करना ये काम, थोड़ी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रख दो। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि हम रिसोर्सेस का इस्तेमाल इस तरीके से करें कि अपनी नीड्स को फुलफिल तो कर पाए, बट साथ साथ फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज ना हो। हमारे आने वाली जनरेशंस भी देख लें कि अच्छा, पेट्रोल भी कुछ होता था, डीजल भी कुछ होता था, समझे। तो डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए। और जब बात आती है यहां पर अलग अलग कंट्रीज की, कि भैया हम तो नहीं करेंगे ना काम इस पर, अलग अलग देश, वहां की सरकारें इस पर काम करेंगी, तो क्या हुआ। तो देखिए, ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो। सो ब्राजील के अंदर रियो डी जेनेरो में हम देखते हैं कि 1992 के अंदर एक मीटिंग हुई जिसका नाम था अर्थ समिट। एंड दिस मीटिंग वाज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मीटिंग 1992 की थी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। सो देखो, 3 से 14 जून तक ये चली मीटिंग। इस मीटिंग के अंदर बहुत सारे देशों ने, अलग अलग कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा। और ये पहली इंटरनेशनल अर्थ समिट थी जो एनवायरनमेंट के बारे में, अर्थ को लेकर के प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व करने के लिए यहां पर डिस्कशन हुआ। सो 1992 की जो ये समिट है, दिस समिट वाज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो के अंदर हमें ये होती हुई देखने को मिली। और इस समिट के अंदर, इस मीटिंग के अंदर क्या हुआ, एजेंडा 21 को अडॉप्ट करा गया। एजेंडा 21 का मतलब क्या कि जो आने वाली 21st सेंचुरी है, जो 2000 से साल शुरू होंगे, 1992 में हुई ना ये, तो 8 साल बाद जो एक नई सदी, नई सेंचुरी शुरू हो रही है, उस सेंचुरी के अंदर, 21st सेंचुरी के अंदर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काम करेंगे, ध्यान देंगे। सो ये जो समिट थी, इस समिट का मेन उद्देश्य ये था कि जो ये कंट्रीज हैं, ये क्या कर सके, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, एड्रेस कर सके, ताकि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्लोबल लेवल पर हो, बट सस्टेनेबल तरीके से। तो इस समिट के अंदर बात करी गई कि भैया हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काम करना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज, हमारी इकोनॉमी डेवलप करे, तो हम सस्टेनेबल तरीके से वो करें ताकि हमारे एनवायरनमेंट को ज्यादा नुकसान ना हो, हमारे सराउंडिंग को ज्यादा नुकसान ना हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं बच्चा बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस एजेंडा 21 के अंदर क्या हुआ वो समझेंगे। ये एजेंडा 21 थोड़ा सा यहां पर क्या हो जाता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। एमसीक्यू बन सकते हैं, यहां पर क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि भैया एजेंडा 21
कहाँ से निकल करके आया, तो आपको बताना है कि जी अर्थ समिट हुई थी 1992 ब्राजील रियो डी जेनेरो में, वहां से निकल के आया। पूछ लेगा कि इसके अंदर क्या बातें हुई, तो आइए नजर डालते हैं उन बातों पर। तो यहां पर कहा गया कि सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, उनका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। देखो, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? सो एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम्स इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे एनवायरमेंट से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। तो एनालिसिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। देन एनालिसिस के बाद हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने एक्शंस, अपने इंडिकेटर्स क्लियर करने पड़ेंगे। यानी कि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या एक्शंस लेंगे, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, वो क्लियर करेंगे। साथ ही साथ एक लोकल एक्शन प्लान बनाएंगे जो हर देश को फॉलो करना होगा अपने अपने यहां पर। देखो, क्या है कि हर देश की अपनी अलग अलग समस्या है। इंडिया की कुछ समस्या है तो पाकिस्तान की कुछ समस्या है, वैसे वहां तो बहुत समस्याएं हैं। तो उनको एक लोकल एक्शन प्लान तैयार करना पड़ेगा ताकि उससे वो डील कर सके। साथ ही साथ बोला गया कि कैरिंग आउट ऑफ PAL, यानी कि हर कंट्री अपने अपने तरीके से एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार करे। साथ ही साथ मॉनिटरिंग एंड टेस्टिंग ऑफ द प्रोग्राम्स, कि अलग अलग देश जो अलग अलग प्रोग्राम्स बनाएंगे, हम उनको ऑर्गेनाइजेशंस उनको लगातार मॉनिटर और टेस्ट करेंगी कि भैया सही भी हो रहा है या नहीं। तो भारत के अंदर भी बहुत सारा काम करा गया। नमामि गंगे, क्लीन गंगा जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए गए ताकि जो हमारे रिवर्स है, हमारे जो रिसोर्सेज है, उनको हम क्लीन रख सके, उनको हम प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सके फ्यूचर जनरेशंस। तो ये सब चीजें यहां पर करी गई। और एजेंडा 21 इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखिए क्या है कि जब बात आती है रिसोर्स प्लानिंग की, अब ये तो हमने समझ लिया कि हमारे सामने दिक्कतें क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं। हमने देख लिया कि आज के समय पर जो हमारा समाज है, जो हमारी सोसाइटी है, वो दो पार्ट्स में बट गई। सम पीपल हैव एंड सम पीपल हैव नॉट। तो रिच और पुअर की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। या कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, वहीं कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां रिसोर्सेज बिल्कुल कम है। तो क्या उसका सॉल्यूशन कैसे? तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा रिसोर्स प्लानिंग से। दिस टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या होता है कि जब बात आती है रिसोर्सेज की, अगर हम अपने क्लास में भी देखें, या आप क्लास को छोड़ो, इंडियन क्रिकेट टीम का एग्जांपल लो। इंडियन क्रिकेट टीम में कोई बैटिंग में बहुत अच्छा है तो कोई बॉलिंग में बहुत अच्छा है, कोई फील्डिंग में बहुत अच्छा है तो कोई सब चीज में बहुत अच्छा है। और जब हमने इन सब लोगों को इकट्ठा करा तो एक बेस्ट टीम निकल करके आई जिसने अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप जीता। तो ऐसे ही अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश प्रॉपर डेवलपमेंट करे, प्रॉपर तरीके से हमारे देश के अंदर डेवलपमेंट हो, तो रिसोर्स प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है। एंड वाई दिस रिसोर्स प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट? सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वाई, क्यों जरूरी है भैया, क्यों करनी है? तो आंसर है रिसोर्स डाइवर्सिटी इन इंडिया। अगर हम भारत को देखें तो भारत के अंदर बहुत ज्यादा रिसोर्स डाइवर्सिटी है। अलग अलग स्टेट्स हैं और इन अलग अलग स्टेट्स के अंदर आपको अलग अलग रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। और इन अलग अलग स्टेट्स में जो अलग अलग रिसोर्सेज हैं, इनकी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे कि अगर हम यहां पर बात करें झारखंड की, इफ वी टॉक अबाउट झारखंड, तो झारखंड के अंदर बहुत सारे मिनरल्स और कोल्स हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो सिमिलरली छत्तीसगढ़ के अंदर भी मिनरल्स और कोल्स हैं, बट प्रॉब्लम क्या है? दैट दे आर इन फ्यू हैंड्स। झारखंड छत्तीसगढ़ के पास मिनरल और कोल है, बाकी स्टेट्स के पास नहीं है, कम है। सिमिलरली अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में पानी बहुत है, वाटर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, बट वी लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे पास प्रॉपर डैम्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि उस पानी का इस्तेमाल करके हम बाकी स्टेट्स में जहां पर वाटर स्कैर्सिटी है उनको पहुंचा सके।
सिमिलरली राजस्थान की जब बात आती है तो राजस्थान के अंदर सोलर और विंड एनर्जी का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अगर हम चाहें तो राजस्थान के अंदर सूर्य की ऊर्जा और विंड पवन देव की ऊर्जा से हम अपना बढ़िया काम कर लें, बट भैया पानी की कमी है राजस्थान में। वहीं लद्दाख की अगर हम बात करें तो लद्दाख के अंदर कल्चरल हेरिटेज बहुत ज्यादा है, बट लद्दाख के अंदर जो प्रॉब्लम है दैट प्रॉब्लम इज कोल्ड डेजर्ट। वहां का वातावरण, वहां का एनवायरनमेंट, वहां का वेदर। तो देखिए क्या है कि हर जगह के पास अलग अलग रिसोर्सेज है, बट अलग अलग प्रॉब्लम्स भी हैं। तो हमारा रिसोर्स प्लानिंग से क्या एम फुलफिल होगा? हमारा रिसोर्स प्लानिंग से ये एम फुलफिल होगा कि जो चीज राजस्थान के पास नहीं है वो राजस्थान को मिल जाए, और जो चीज झारखंड के पास है वो बाकी स्टेट्स को मिल जाए, और जो झारखंड के पास नहीं है वो झारखंड को मिल जाए। तो रिसोर्स प्लानिंग इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम रिसोर्स प्लानिंग करते हैं तो हम पूरे देश का ध्यान रखते हैं कि अच्छा भैया ऐसे काम होगा, ऐसे हम काम कर सकते हैं। तो झारखंड हमारे लिए राजस्थान हमारे लिए सोलर और विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे, और बाकी जो स्टेट्स है हमारे आसपास के जहां पर वाटर रिसोर्सेज ठीक ठाक है, हम वहां सोच की पानी की कमी पूरी करें। तभी सबका साथ और सबका विकास हो पाएगा। तो रिसोर्स प्लानिंग इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज इन इंडिया देयर इज रिसोर्स डाइवर्सिटी। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बहुत सारे रिसोर्सेज है, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर स्कैर्सिटी है। तो रिसोर्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है बचा, दैट इज रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि भारत के अंदर रिसोर्स प्लानिंग करना जरूरी इसलिए है क्योंकि रिसोर्स प्लानिंग अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का मतलब क्या कि रिसोर्स प्लानिंग करना आसान नहीं है, मुश्किल है। कैसे? तो देखिए जब बात आती है रिसोर्स प्लानिंग की, सो रिसोर्स प्लानिंग में सबसे पहला पॉइंट जो होता है दैट इज आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेस। हमें रिसोर्सेस का आइडेंटिफिकेशन करना होगा। हमें यह तो पता होना चाहिए ना कि कोल कहां पर है, पेट्रोलियम कहां पर है, वाटर अवेलेबिलिटी ज्यादा कहां पर है, सोलर एनर्जी कहां पर है। अगर आपको पता ही नहीं होगा तो कैसे चलेगा काम? सो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लान अ पॉइंट ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इज आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेस। तो यहां पर हम क्या करेंगे? हम भैया सर्वे कराएंगे। हम सर्वे कराएंगे, देखेंगे कि कहां पर कौन सा रिसोर्स अवेलेबल है, और उस सर्वे के बाद हम मैपिंग करेंगे। जैसे कि आप ये देखो, ये क्या है? ये अफ्रीका का मैप है फॉर एग्जांपल। यहां पर हमने क्या करा, अफ्रीका के अंदर हमने देख लिया कि अच्छा जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम ये सब अवेलेबल है। वहीं जो सेंट्रल अफ्रीका है वहां पर डायमंड्स और बाकी मिनरल्स बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से क्या करा हमने, रिसोर्स प्लानिंग कर दी। अब बाकी के देश लूट रहे हैं अफ्रीका को। तो मैपिंग इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और मैपिंग के बाद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन की कितना है भैया, कौन सी क्वालिटी का है वो भी तो जानना जरूरी है। तो क्वालिटी का पता लगाना और क्वांटिटी का पता लगाना दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पता ही नहीं है कि कितनी क्वांटिटी है कितनी क्वालिटी है तो क्या एस्टिमेशन होगा, क्या प्लानिंग होगी? नहीं ना। तो ये पता लगाना भी बहुत जरूरी है। सो विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हम क्या करते हैं, जो अलग अलग एरियाज के अंदर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी का पता लगाते हैं। साथ ही साथ जब बात आती है फोर्थ पॉइंट की, दैट इज मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो जब ये सब चीजें हो जाती हैं तो रिसोर्सेज का मेजरमेंट करा जाता है कि अच्छा कितने रिसोर्सेज अपने पास हैं। तो ये सब चीजें हमें यहां पर रिसोर्स प्लानिंग के पहले पॉइंट में देखने को मिलती हैं। एक बार इस पर नजर डालो आप, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सॉरी, हाँ। तो identification and inventory of resources is something very important in which we make the proper surveys, mapping, quantitative and qualitative analysis and measurement of the resources. इसके बाद आता है रिसोर्स प्लानिंग में हम जब देखते हैं तो कौन सी टेक्नोलॉजी, किन स्किल्स और किन इंस्टीट्यूशंस का काम करना है वो। अब देखो क्या है, आपने पूरी तैयारी कर ली कि अच्छा आपने पूरा लिख लिया कि भैया राजस्थान के अंदर अपने पास सोलर और विंड एनर्जी बहुत ज्यादा है।
आपने कह दिया कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर वाटर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। आपने साथ में कह दिया कि जो अपना जो झारखंड वाला पार्ट है, यहां पर जी मिनरल्स बहुत ज्यादा है, यहां पर क्या है, मिनरल्स बहुत ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ आपने कह दिया कि जो बाकी एरियाज है, जैसे कि पंजाब की अगर हम बात करें, तो आपने कह दिया कि पंजाब के अंदर जो है एग्रीकल्चरल आउटपुट अपना बहुत ज्यादा आ जाता है। तो आपने ये तैयारियां तो पूरी कर ली, बता तो दिया कहां पर क्या है। अब क्या है, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको स्किल्स चाहिए, आपको इंस्टीट्यूशनल सेटअप चाहिए, तभी तो आप ये काम कर पाओगे। आप प्रॉपर टेक्नोलॉजी से क्या करोगे, रिसोर्सेस को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करोगे, रिसोर्सेस का प्रॉपर इस्तेमाल करोगे, यूज करोगे। स्किल्स आर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट स्किल्स कुछ भी नहीं होगा। देन इंस्टीट्यूशनल सेटअप, सरकार की परमिशन चाहिए, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो भी जरूरी है। तो जब बात आती है यहां पर रिसोर्स प्लानिंग की, सो आफ्टर आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज वी नीड अ प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर। हमें एक प्लानिंग स्ट्रक्चर की जरूरत है बच्चा, और इस प्लानिंग स्ट्रक्चर के अंदर हम अलग अलग टेक्नोलॉजी, स्किल्स, इंस्टीट्यूशंस जिनका इस्तेमाल करेंगे रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, वो तैयार करेंगे। और लास्ट में यहां पर अगर हम देखें तो हमारे लिए जरूरी क्या हो जाता है, लास्ट में हमारे लिए जरूरी हो जाता है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट। यानी कि जो डेवलपमेंट प्लान हमने तैयार करा वो कैसे हमारे नेशनल डेवलपमेंट में हेल्पफुल होगा, वो ध्यान में रखना। तो सबसे पहले हमने इन्वेंट्री तैयार करी, आइडेंटिफिकेशन करा रिसोर्सेस का, फिर एक स्ट्रक्चर बनाया कि अच्छा ये टेक्नोलॉजी के साथ, ये स्किल्स के साथ, इन इंस्टीट्यूट्स के साथ हम काम करेंगे, और लास्ट में जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बना, जो रिसोर्सेस का डेवलपमेंट हुआ, उसका इस्तेमाल हम नेशनल डेवलपमेंट, देश के विकास, देश की प्रगति के लिए करेंगे। तो कुछ इस तरह से रिसोर्स प्लानिंग होती है, और रिसोर्स प्लानिंग काफी ज्यादा जरूरी है, बिकॉज विदाउट रिसोर्स प्लानिंग काम नहीं चलेगा। सो इफ वी रियली वांट इंडिया टू डेवलप, तो रिसोर्स प्लानिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाकर के सबका साथ और सबका विकास हो पाएगा। तो इस चैप्टर के अंदर रिसोर्स प्लानिंग जो है आपका, दिस टॉपिक इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा। यहां से अक्सर 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। और रिसोर्स प्लानिंग में जैसे कि हमने देखा, सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का आइडेंटिफिकेशन करना, और उस आइडेंटिफिकेशन के साथ इन्वेंट्री तैयार करना, रिसोर्सेज की क्या तैयार करना भैया, इन्वेंट्री तैयार करना। फिर इसके बाद आ जाता है अपना एक प्लानिंग स्ट्रक्चर, प्लानिंग स्ट्रक्चर तैयार करना। इस प्लानिंग स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस प्लानिंग स्ट्रक्चर के अंदर हम जो जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, स्किल्स का इस्तेमाल करेंगे, साथ ही साथ जो जो इंस्टीट्यूट्स का इस्तेमाल करेंगे, हम उनका ध्यान रखेंगे। और लास्ट में अपना आ जाता है कि जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है, उस रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान का हम इस्तेमाल करें किसके लिए भैया, उसका इस्तेमाल करें हम नेशनल डेवलपमेंट के लिए। किस चीज के लिए, नेशनल डेवलपमेंट के लिए हम उसका इस्तेमाल करें। तो कुल मिलाकर के जब रिसोर्स प्लानिंग की बात आती है, तो 1, 2 और 3 ये 3 स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। चलिए, तो ये था अपना रिसोर्स प्लानिंग जो हमने यहां पर डिस्कस करा, एंड आई टोल्ड यू कि ये आपके 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के अंदर आता है, तो उस हिसाब से आपको ये टॉपिक को प्रिपेयर करना है। अब आगे की तरफ चलते हैं और बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस कि भैया रिसोर्सेस को बचाएं कैसे, हाउ कैन वी कंजर्व देम। तो देखिए, हम लोगों ने देखा कि रिसोर्सेस का डिप्लीशन बहुत तेजी के साथ हो रहा है, रिसोर्सेस का एक्यूमुलेशन हो गया है कुछ चंद लोगों के हाथ में, जिस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो यहां पर गांधी जी का बहुत बढ़िया सुझाव था। गांधी जी वॉज द मास्टर, हर चीज का सॉल्यूशन उनके पास था। गांधी जी ने कहा
कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। गांधी जी ने कहा कि हमारे पास हर किसी की जरूरत को पूरा करने के लिए इनफ है, बहुत कुछ है, बट अगर किसी के लालच, ग्रीड को पूरा करना है तो उसके लिए कम है। देखिए, लालच, ग्रीड इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ योर्स। लालच आपका सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि लालची इंसान कभी भी जीवन के अंदर सेटिस्फाई नहीं हो सकता। सो योर ग्रीड इज योर बिगेस्ट एनिमी। तो गांधी जी का कहना बहुत सही था कि भैया हर किसी की जरूरतों को पूरा करने के लिए तुम्हारे पास काफी कुछ है, बट अगर किसी की लालच को पूरा करना है तो कमी आ जाएगी भैया, हाथ जोड़ने पड़ जाएंगे। इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आईएएस आईपीएस बनने के लिए एग्जाम होता है, ऐसे पूछ डाला, बच्चों को कह दिया कि लिखो जी, ऐसे लिखो इस पे। तो आप भी कोशिश करना, कुछ लिखना 100-150 वर्ड का ऐसे इसके ऊपर। अच्छा टॉपिक है आपको अपने इनपुट्स देने के लिए। तो गांधी जी का रिसोर्स डिप्लीशन पर कहना था कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। तो यहां पर गांधी जी का कहना क्या चाहते थे? गांधी जी ने इसको एक्सप्लेन करा कि देखो क्या है कि जो ग्रीडी और सेल्फिश इंडिविजुअल्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे नेचर को एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, वो हमारे नेचर को एक्सप्लॉइट करते रहेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ। तो इसलिए जरूरी है कि जो मास प्रोडक्शन होता है हम उस पर कंट्रोल करें। तो गांधी जी वॉज बेसिकली अगेंस्ट द मास प्रोडक्शन। ही वॉन्टेड टू रिप्लेस द मास प्रोडक्शन विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस। गांधी जी कहते थे कि ये मास प्रोडक्शन मत करो, मासेस से प्रोडक्शन कराओ, लोगों से प्रोडक्शन कराओ। तो आत्मनिर्भरता की बात करते थे, है ना, तो वो अलग चीज हो गई। सो अगर आपसे यहां पर एमसीक्यू कई बार पूछा जा सकता है, वो आपसे सीधा क्या पूछ लेगा बेटा? एमसीक्यू पूछ लेगा। उस एमसीक्यू में आपसे कहेगा कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एवरीबडीज ग्रीड। ये किसने कहा? ऑप्शन दे देगा, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए। चलिए अब थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं और नाउ वी विल डिस्कस कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, जो अभी अभी हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी, या कहें हम लोगों ने जो ये रिसोर्स कंजर्वेशन को देखा, तो ये रिसोर्स कंजर्वेशन सबसे पहली बार कहां डिस्कस हुआ? तो देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर क्लब ऑफ रोम, यानी कि रोम के शहर में एक क्लब था, वहां पर क्लब ऑफ रोम में रिसोर्स कंजर्वेशन को पहली बार 1968 में उठाया गया। 1968 में क्लब ऑफ रोम में कहा गया कि जो रिसोर्स कंजर्वेशन है उसे सिस्टमैटिक वे में करा जाए, तभी काम हो पाएगा। तो यहां पर अगर हम देखें, उसके बाद 1974 में जो गांधी जी की फिलॉसफी थी उसको इंस्पायर होकर के, उससे इंस्पायर होकर के आगे चल करके एक किताब लिखी गई जिसका नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। क्या किताब थी? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। तो इस किताब के थ्रू लोगों को समझाने की कोशिश करी गई, गांधी जी का जो मैसेज था। इन भाई साहब ने वो किताब जो है लिखी थी, और फिर आगे चल करके ग्लोबली रिसोर्स कंजर्वेशन को एक मीटिंग में एक रिपोर्ट के अंदर उठाया गया जिसका नाम था ब्रंडेंट कमीशन रिपोर्ट 1987। तो 1987 की जो ये कमीशन रिपोर्ट थी, इसके अंदर रिसोर्स कंजर्वेशन को ग्लोबल लेवल पर उठाया गया। और साथ ही साथ यहां पर अगर हम देखें तो ये जो कमीशन की रिपोर्ट थी, इस कमीशन की रिपोर्ट से ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो लोगों के सामने रखा गया। तो यानी कि कुल मिलाकर के अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एमसीक्यू पूछा जा सकता है इस कमीशन रिपोर्ट के ऊपर, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि जब ग्लोबल लेवल पर पहली बार ये कमीशन रिपोर्ट आई 1987 में, तो इसने ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को मासेस के साथ ग्लोबल लेवल पर शेयर करा और कहा कि भैया रिसोर्स कंजर्वेशन करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आगे चल करके यही कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने अर्थ समिट में, जहां पर
अलग अलग कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो 1992 में डिस्कशन करा गया। तो एक बार इस पर नजर डाल लीजिए, पढ़ लीजिए इसे। चलिए, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड आपके सामने रिसोर्स कंजर्वेशन से रिलेटेड दो चीजें आ गई। पहला, ब्राजील रियो डी जेनेरो अर्थ समिट एजेंडा 21, और दूसरा ब्रंडलेंट कमीशन रिपोर्ट 1987। ये दो चीजें आपके सामने आ गई। अब आगे की तरफ चलते हैं और अब हम यहां पर बात करेंगे इस चैप्टर के जो लास्ट टॉपिक है, लैंड एंड सॉइल रिसोर्स, उस बारे में। तो अभी तक इस चैप्टर के अंदर हमने सबसे पहले रिसोर्स, संसाधन क्या होते हैं वो समझ लिया। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस, उसको भी देख लिया। उसके बाद हम लोगों ने डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस की बात करी, एजेंडा 21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसको देखा। देन वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द रिसोर्स प्लानिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस। रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है, क्यों होती है, वो भी हमने देखा। और अब हम यहां पर बात करेंगे लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेस की। देखिए बच्चा, क्या है कि जब बात आती है भारत की, इंडिया को अगर आप देखो ना, तो इंडिया इज फुल ऑफ रिसोर्सेस। मतलब भारत में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, प्रकृति का दिया हुआ सब कुछ है। अगर हम यहां पर देखें तो वी हैव गौ माता, तो गौ माता से हम बायोमास एनर्जी तैयार कर रहे हैं। देन वी हैव सूर्य देवता, सोलर एनर्जी तैयार कर रहे हैं। वी हैव पवन देवता, विंड एनर्जी तैयार कर रहे हैं। वी हैव जल देवता, और व्हाट वी कैन से वी हैव समुद्र देवता, तो हम टाइडल एनर्जी या वाटर रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भारत के अंदर सब कुछ है। और जब बात आती है पृथ्वी की, भारत माता की, जब हम लैंड और सॉइल की बात करते हैं, तो लैंड और सॉइल के मामले में भी भारत इज वेरी रिच, बहुत रिच है भैया। अलग अलग तरीके की सॉइल्स हमारे यहां पर मिलती हैं, जिसको अब हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या है कि जब बात आती है लैंड रिसोर्सेस की, तो लैंड रिसोर्सेस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बिना लैंड के आप क्या कर पाओगे? कुछ भी नहीं। लैंड एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो आपके हर काम में जरूरी है। यानी कि अगर आप वेजिटेशन करना चाहते हैं, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हर चीज के लिए भैया लैंड की जरूरत है। सो लैंड इज अ सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम है ना, बिना लैंड के काम हो ही नहीं सकता। तो लैंड इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा। और अगर हम टाइप्स ऑफ लैंड को देखें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड, जिसमें अगर आप देखो तो वी हैव प्लेन्स, देन वी हैव द माउंटेन्स, वी हैव द प्लेट्यूज। प्लेन्स की जब बात आती है तो प्लेन्स के 43% एरिया हमारा प्लेन एरिया है, जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए बहुत बेनिफिशियल है। यानी कि अगर आप एग्रीकल्चर करना चाहते हो, खेती करना चाहते हो, तो वो प्लेन एरियाज में ज्यादा बेटर तरीके से हो पाती है। देन जब माउंटेन्स की बात आती है तो 30% हमारा माउंटेन्स का एरिया है। और यहां पर अगर आप देखें तो आपको काफी ज्यादा नदियां, रिवर्स देखने को मिलती हैं। टूरिज्म के लिए ये एरिया बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर बात आती है प्लेट्यू की, तो जब हम प्लेट्यू एरिया की बात करते हैं तो 27% एरिया हमारा प्लेट्यू एरिया है, एंड दिस एरिया इज इंपॉर्टेंट फॉर मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल एंड फॉरेस्ट। तो देखिए, अलग अलग तरीके की जमीनें हैं, अलग अलग तरीके की लैंड है, और अलग अलग पर्पसेस के लिए उनका इस्तेमाल होता है। प्लेन्स 43% एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, माउंटेन्स 30% रिवर्स एंड टूरिज्म, प्लेट्यू 27% मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल एंड फॉरेस्ट। है ना कमाल की बात? हर चीज का इस्तेमाल हो रहा है, हर चीज का हर तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। बट क्या हमने ठीक करा? तो जवाब आता है नहीं। हमारी भी गलतियां रही। हमसे क्या प्रॉब्लम्स हुई, थोड़ा उस पर भी नजर डालेंगे। जब लैंड यूटिलाइजेशन की बात आती है कि हम लैंड्स का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, तो देखिए अलग अलग पर्पसेस के लिए, अलग अलग कामों के लिए हम लैंड का इस्तेमाल करते हैं। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। लैंड यूटिलाइजेशन, दिस टॉपिक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो लैंड का इस्तेमाल, लैंड रिसोर्सेस का इस्तेमाल हम अलग अलग पर्पसेस के लिए कर रहे हैं। सबसे पहले जंगल, फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी हम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो फॉरेस्ट के लिए लैंड होना बहुत जरूरी है।
देन लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, कुछ ऐसी जमीन भी है जो अपने पास कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, जैसे कि अपना बैरन लैंड और वेस्ट लैंड, जहां पर हम खेती बाड़ी कर ही नहीं सकते, दैट लैंड इज अनफिट फॉर द कल्टीवेशन। इसके बाद आती है अपनी यहां पर लैंड पुट टू एग्रीकल्चरल यूजेज, नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। तो कुछ ऐसी जमीन जो हमने क्या करा, नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर ली, तो बिल्डिंग्स बना दिए, रोड्स बना दिए, फैक्ट्री बना दिए। तो जो हमारी ऐसी लैंड थी जिसका इस्तेमाल हम एग्रीकल्चर के लिए नहीं कर सकते थे, वहां हमने क्या करा, नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए उस लैंड का इस्तेमाल कर दिया, बिल्डिंग्स बना के रख दी, रोड्स बना दी, फैक्ट्रीज बना दी। फिर हमारी कुछ ऐसी लैंड है जिसका इस्तेमाल हम क्या कर रहे हैं, बाकी पर्पसेस के लिए कर रहे हैं, तो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। तो इसको हमने पास्चर, मतलब ये ऐसी लैंड है जहां पर हम खेती बाड़ी नहीं कर रहे, तो बाकी जो अनकल्टिवेटेड लैंड है उसको हमने पास्चर्स और ग्रेजिंग लैंड के लिए रख दिया, यानी कि जानवरों के चरहाने के लिए, ग्रेजिंग के लिए छोड़ दिया। फिर कुछ ऐसी लैंड है जिस पर हमने कर दिए कि भैया पेड़ पौधे उगा दिए, ऐसे ही लगे हुए हैं अपना मस्त। फिर कल्चरलेबल वेस्ट लैंड, यहां पर कुछ है हमारे पास। कल्चरलेबल वेस्ट लैंड वो वेस्ट लैंड होती है जो पिछले 5 साल से एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए इस्तेमाल में नहीं आई है। क्वेश्चन पूछ लेता है, सो लैंड विच इज अनकल्टिवेटेड फॉर 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, जो पिछले 5 साल से जिस पर कोई भी कल्टीवेशन नहीं हुआ है, कोई भी खेती बाड़ी नहीं हुई है, उसको हम कल्चरलेबल वेस्ट लैंड बोलेंगे। फिर आती है फैलो लैंड। फैलो लैंड भी हमारी दो तरीके की है, करंट फैलो, जिसको हमने 1 साल या 1 साल से कम के लिए खाली छोड़ दिया है, खेती बाड़ी नहीं कर रहे हैं। सो लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, वो हमारी करंट फैलो लैंड होती है। फिर एक ऐसी लैंड होती है जो आपकी अदर देन करंट फैलो होती है, जो 1 से 5 साल के लिए जिस पर कोई खेती बाड़ी नहीं हो रही। तो अपनी जो फैलो लैंड है वो दो तरह की हो गई, करंट फैलो और अदर देन करंट फैलो। करंट फैलो जिस पर 1 या 1 साल से कम में हमने कोई खेती बाड़ी नहीं करी, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए इस्तेमाल नहीं किया। वहीं अदर देन करंट फैलो जिसको हमने 1 से 5 साल के लिए ऐसे ही छोड़ा हुआ है, वो 2 साल भी हो सकते हैं, 1.5 साल भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, यानी 1 से ज्यादा और 5 से कम। फिर आता है अपना नेट सोन एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेट सोन एरिया इज द एरिया जिसको आपने 1 साल में एग्रीकल्चर के लिए यूज कर लिया, नेट सोन एरिया। और जब आप इस नेट सोन एरिया में बाकी का एरिया भी जो 1 से ज्यादा बार क्रॉप्ड हुआ है, उसको भी जब आप जोड़ दो तो वो आ जाता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। सो नेट सोन एरिया वो एरिया है जो साल में एक ही बार हुआ है, वंस इन अ ईयर, जिस पर हमने साल में एक ही बार खेती करी है। तो जब इस नेट सोन एरिया में उस लैंड को भी जोड़ दिया जाता है जिस पर 1 से ज्यादा बार खेती हुई है, तो उसको हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहते हैं। तो थोड़ा मैथ से ध्यान से समझो, अगर ये लैंड है अपनी, इस लैंड पर अगर आपकी एक ही बार खेती हुई है साल में, तो ये आ जाएगी आपकी किस में, नेट सोन एरिया में। अब इस नेट सोन एरिया को अगर आप उस लैंड के साथ जोड़ दो जहां पे 2 बार या 3 बार साल में खेती हुई है, सो लैंड विच इज सोन मोर देन वंस इन अ ईयर, और साथ में नेट सोन एरिया को उसमें ऐड कर दो, प्लस कर दो, तो ये टोटल अपने पास आ जाएगा क्या, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया आपका वो एरिया है जहां पर 1 से ज्यादा बार खेती हुई हो, वो लैंड्स, और नेट सोन एरिया जहां पर 1 बार खेती हुई हो। जब दोनों को हम जोड़ देते हैं तब हमारे पास ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया आता है। सिंपल, दैट्स इट। तो ये डेफिनेशंस एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती हैं, एमसीक्यूज के फॉर्मेट में या 2 मार्कर्स के फॉर्मेट में, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेट सोन एरिया जो साल में एक ही बार खेती हुई हो जिस लैंड पर। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया वो लैंड जो साल में 2 बार 3 बार, मतलब 1 से ज्यादा बार खेती हुई हो, और साथ में नेट सोन एरिया वो लैंड जिस पर एक ही बार खेती हो। दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो तब ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया आता है। तो थोड़ा डेफिनेशंस पर नजर डाल लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। कल्चरलेबल वेस्टलैंड जो 5 साल से खेती बाड़ी हुई ही नहीं हो, एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल में आई नहीं हो। देन नेट सोन एरिया जहां पर साल में 1 बार खेती हुई हो। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया वो एरिया जहां पर साल में
एक से ज्यादा बार खेती हुई हो वो लैंड, प्लस नेट सोन एरिया जहां पर एक बार खेती हुई हो, तो उसको हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहेंगे। चलिए, तो ये था लैंड और लैंड का अलग अलग यूटिलाइजेशन जो हमने यहां पर डिस्कस करा। अब लैंड के साथ भी हम लोगों ने गलत करा है। आज के समय पर लैंड यूज पैटर्न को अगर हम ध्यान से देखें तो लैंड यूज पैटर्न हमारा काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फिजिकल फैक्टर्स भी है, जैसे कि टोपोग्राफी। भाई अब अगर हम बात करें प्लेन्स की, तो प्लेन्स आर गुड फॉर एग्रीकल्चर। तो जो टोपोग्राफी है कि भैया वहां का टेरेन कैसा है, माउंटेन्स है, हिली एरिया है, क्या नदियां हैं आसपास, क्या प्लेन है, क्या वैली है, तो टोपोग्राफी इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। देन सेकंड इज क्लाइमेट। क्लाइमेट इसलिए जरूरी है कि भैया खेती बाड़ी हो सकती है या नहीं हो सकती, क्या क्लाइमेट वहां का ऐसा है, क्या ज्यादा ठंडा तो नहीं, क्या ज्यादा गर्म तो नहीं। और लास्ट में आता है सॉइल टाइप, की वहां की सॉइल कैसी है, मिट्टी कैसी है वहां की। तो फिजिकल फैक्टर्स में आपका टोपोग्राफी, क्लाइमेट और सॉइल टाइप आ जाता है। ह्यूमन फैक्टर्स में आता है पॉपुलेशन डेंसिटी, कि भैया पॉपुलेशन कितनी रहती है। कम पॉपुलेशन रहती है तो बाकी का काम कर लेंगे, जंगल लगा लेंगे, खेती बाड़ी कर लेंगे। ज्यादा पॉपुलेशन रहती है तो भैया सड़क, घर, बिजली, पानी इन सब में ही जाएगा। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एंड देन टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, कि क्या हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी है, क्या टेक्नोलॉजी ठीक चल रही है। तो ह्यूमन फैक्टर्स में आपका पॉपुलेशन डेंसिटी और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज आ जाती हैं। तो जो लैंड यूज पैटर्न है वो हमारा डिटरमाइन कैसे होता है, दो रीजंस पे, फिजिकल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में वो फैक्टर्स जो नेचर, जो हमारी सराउंडिंग से जुड़े हुए हैं, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप, वो आ जाते हैं। ह्यूमन फैक्टर्स में आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो ये था लैंड यूज पैटर्न के बारे में। साथ ही साथ हम यहां पर अगर आप देखें तो लैंड यूज कैटेगरीज को अगर आप समझो कि भैया जब देश आजाद हुआ 1960-61, 10 साल बाद कैसा था, और आज यानी कि लगभग आज से 10 साल पहले 2014-15 में कैसा था, तो कुछ इस तरीके से था। यानी कि जब 1960-61 की बात करते हैं तो उस टाइम पर फॉरेस्ट एरिया जो हमारा था वो कम था, 18.11% था। जो आगे चल करके इसके बाद जो एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज था वो हमारा जो है बेसिकली 46.26% था। एरिया अंडर मिसलेनियस ट्रीज, क्रॉप्स और ग्रूव्स जो हमारा था वो बेसिकली 18.11% था। फैलो एंड अदर देन करंट फैलो जो लैंड हमारी थी वो कहीं ना कहीं 3-3.5% थी। इसके बाद नेट सोन एरिया जो हमारा था वो 4.95% था। साथ ही साथ जो अपना बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड था वो समवेयर अराउंड 3.73% था। देन परमानेंट पास्चर्स और ग्रेजिंग लैंड जो हमारे थे वो समवेयर अराउंड 3-3.5-4% के आसपास थे। कल्चरेबल वेस्ट लैंड जो हमारी थी वो 6.23% थी। यही चीजें आगे चल करके चेंज हुई। जैसे कि अगर हम यहां पर बात करें अपने फॉरेस्ट एरिया की, तो जो हमारा फॉरेस्ट एरिया 1960-61 में 18.11% था वो बढ़ करके 23.3% हो गया। सिमिलरली जब हम यहां पर बात करते हैं एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, ये 46.26% था जो आगे चल करके बढ़ करके घट करके 45.5% हो गया। तो ये दिखाता है कि अपना लैंड पैटर्न कैसे चेंज हुआ, यूजेस कैसे चेंज हुए। नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इतना जरूरी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस एक नजर डाल लो ताकि पता लग जाए कि भैया आजादी के 10 साल बाद कहां थे और आज से 10 साल पहले कहां थे। तो थोड़ा सा इस पर नजर डाल लो, दैट्स इट। नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए लैंड यूज पैटर्न्स को तो हमने डिटेल के साथ पढ़ लिया, समझ लिया, बट देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स एज वेल। लैंड को जिस तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भी कुछ दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम्स हैं। तो आज के समय पर हमारे सामने लैंड से रिलेटेड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट इज लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। लैंड डिग्रेडेशन हमारे सामने आज के समय पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यानी कि जो हमारी भूमि है, हमारी जो लैंड है वो लगातार डिग्रेड हो रही है। कैसे, क्यों? देखिए क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हमारा लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। हम ह्यूमंस ही क्या कर रहे हैं, अपने हाथों से अपना भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं। हमने ऐसा क्या करा? तो देखिए जब बात आती है डिफॉरेस्टेशन की, तो भैया पेड़ काट दिए, लगे हुए हैं पेड़ काटने के अंदर।
देन ओवर ग्रेजिंग, अगर आप देखो तो देर आर सम स्टेट्स इन इंडिया जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जहां पर ओवर ग्रेजिंग हो रही है, जानवरों को जरूरत से ज्यादा चराया जा रहा है, ओवर ग्रेजिंग हो रही है। इसके अलावा माइनिंग, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, जिन एरियाज के अंदर मिनरल्स हैं वहां पर माइनिंग करे जा रहे हैं भैया। मिनरल्स को इतना अनप्रॉपर वे में हम माइन कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारा लैंड डिग्रेडेशन होना स्वाभाविक है। और लास्ट में आता है क्वायरिंग। क्वायरिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ माइनिंग ओनली, माइनिंग का ही एक टाइप है। देन ओवर इरिगेशन, पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी में तो क्या करा कि जरूरत से ज्यादा जमीन पर एग्रीकल्चर करा, इरिगेशन करा, तो सॉइल की फर्टिलिटी वैसे ही खत्म हो गई, लैंड की फर्टिलिटी वैसे ही डिक्रीज हो गई। तो जब बात आती है लैंड डिग्रेडेशन की, तो हम ह्यूमंस ने डिफॉरेस्टेशन करके, ओवर ग्रेजिंग करके, माइनिंग करके, क्वायरिंग करके, ओवर इरिगेशन करके अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। और आज हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है लैंड डिग्रेडेशन का। सबसे बड़ा चैलेंज पानी की कमी है, लैंड अब उस हिसाब से नहीं रहा, तो भैया खतरा ही खतरा। तो इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में कहा और अब फिर कहूंगा कि हम जितना समय रहते सुधर जाएं उतना हमारे लिए बेटर है, अदरवाइज देयर विल बी प्रॉब्लम। तो ये था लैंड डिग्रेडेशन के बारे में। अब क्वेश्चन आता है कि भैया इस लैंड डिग्रेडेशन को सॉल्व कैसे करें। तो देखो, ये जो टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। यहां से 3 मार्कर एमसीक्यू बन जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब जो लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कैसे करा जाए। तो इसको सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका है अफॉरेस्टेशन। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ भैया, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, अफॉरेस्टेशन करो। देन प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, अगर ग्रेजिंग कर रहे हो तो जरूरी है क्या ओवर ग्रेजिंग करना, प्रॉपरली मैनेजमेंट करो ध्यान से हो, ताकि ओवर ग्रेजिंग की जो प्रॉब्लम है वो हो ही ना। देन प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ द प्लांट्स, यानी कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं इनके आसपास क्या करो, एक शेल्टर बेल्ट लगा दो। फॉर एग्जांपल आपका ये खेत है, ठीक है, दिस इज द लैंड। अब इस लैंड के आसपास क्या करो, आप बड़े बड़े पेड़ लगा दो चारों तरफ। क्या करो, सॉरी फॉर माई ड्राइंग बहुत बुरी है मेरी। चारों तरफ क्या करो, बड़े बड़े पेड़ लगा दो, शेल्टर बेल्ट लगा दो, ताकि अगर मान लो कल को बारिश आती है या हवाएं बहुत तेज चलती हैं तो ये पेड़ जो है वो एक शेल्टर का काम करें, प्रोटेक्शन करें, और यहां पर आपने जो भी लगाया है इस एरिया के अंदर वो आपका बच जाए। इसके अलावा कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, तो ओवर ग्रेजिंग ना होने दी जाए। देन स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, यानी कि जो हमारे डेजर्ट्स वगैरह हैं वहां पर थॉर्नी बुशेस लगाए जाएं, ताकि जो सैंड ड्यून्स हैं वहां पर भी क्या हो, प्रॉब्लम्स वगैरह ना हो। तो अगर हम चाहते हैं कि भैया हमारा लैंड डिग्रेडेशन ना हो, अगर हम सच में अपना लैंड को कंजर्व करना चाहते हैं, तो अफॉरेस्टेशन करके, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग करके, प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स अराउंड द प्लांट्स, कंट्रोलिंग ओवर ग्रेजिंग और स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस से हम ये काम कर सकते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर में आया और आपसे पूछा कि व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन एंड हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो आप क्या लिखोगे। तो सबसे पहले आप लैंड डिग्रेडेशन बताओगे कि कैसे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, कैसे हमारी जो लैंड है उसकी क्वालिटी लगातार डिग्रेड कर रही है, और फिर आप बताओगे कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं ये पॉइंट्स के थ्रू। दैट्स इट। तो ये था लैंड डिग्रेडेशन के बारे में। और लैंड जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है उसको हमने यहां पर समझा कि कैसे वो लैंड हमारा लगातार डिग्रेड हो रहा है, और अगर हमें उसको बचाना है, कंजर्व करना है, तो हम उसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अब आती है बारी कि हम लैंड को कैसे इंडस्ट्रियल और सब अर्बन एरियाज के अंदर बचा सकते हैं। देखिए, जब भी लैंड को अगर आप देखो तो लैंड के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पॉल्यूशन। यानी कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, इन इंडस्ट्रीज ने क्या करा, अपना वेस्ट उठा करके लैंड के अंदर भर दिया, बड़े बड़े गड्ढे करे और उसके अंदर अपना लैंड पिट्स बना करके उसमें अपना वेस्ट भर दिया, जिससे हमारी लैंड की क्वालिटी बहुत खराब हो गई, डिग्रेड हो गई। तो अगर हम चाहते हैं कि अपनी लैंड को हम बचाएं, तो हमारे को जो वेस्ट लैंड है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा। देन साथ ही साथ
माइनिंग एक्टिविटीज को हमें कंट्रोल करना होगा। तो आप देख रहे हो कि हम अंधाधुंध तरीके से माइनिंग कर रहे हैं, जो मिल रहा है कि भैया निकालो, तो हमें उसको भी मैनेज करना होगा, माइनिंग एक्टिविटीज को भी क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा। देन कई इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, वो सीधा अपना जो वेस्ट है ऐसे ही छोड़ देती हैं वाटर के अंदर, वाटर बॉडीज के अंदर। हमारी जो आज के समय पर देखिए, भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम एक तरफ तो जो गंगा रिवर है उसको कहते हैं कि गंगा हमारी माता है, वहीं दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं, जो इतना भी वेस्ट है वो सीधा गंगा में जा रहा है। गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए, बट स्टिल इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन आज भी बहुत ज्यादा है, जो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, हमारे रिवर्स को, हमारी लैंड को पॉल्यूट कर रहा है। तो जरूरी क्या है कि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो जो भी अपना वेस्ट, जो भी अपने एफ्लुएंट्स को डिस्पोज करें, उनको प्रॉपर्ली डिस्चार्ज करें। ट्रीटमेंट के बाद डिस्चार्ज करो ना भैया, मुनाफा खाने के लिए, प्रॉफिट खाने के लिए तो पता है आपको कर लोगे, बट आप क्या कर रहे हो, यू आर रिस्किंग आवर हेल्थ, यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद आवर रिसोर्सेस। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा लैंड, हमारा वाटर इंडस्ट्रियल और सब अर्बन एरियाज में बच सके, तो हमें उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड करना होगा, माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करना होगा, और साथ ही साथ जितने भी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं उनको प्रॉपर्ली डिस्चार्ज और डिस्पोज करना होगा, तभी काम चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, अदरवाइज देयर विल बी अ प्रॉब्लम। अब आएंगे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज सॉइल एज अ रिसोर्स। अब हम सॉइल एज अ रिसोर्स को समझेंगे, सॉइल यानी कि मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। बट मिट्टी, सॉइल को पढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि जो लैंड है और जो सॉइल है, इसके बीच में भैया डिफरेंस क्या है। देखो, हम अक्सर लैंड और सॉइल इन दो शब्दों को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। जब मन चाहा तो भैया लैंड बोल दिया, जब मन चाहा तो सॉइल बोल दिया, बट देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस इन बोथ। लैंड वो एरिया है अर्थ पर जहां पानी नहीं है, सो द अर्थ सरफेस विच इज नॉट कवर्ड बाय वाटर, दैट इज लैंड। अब माउंटेन्स में भी लैंड है, प्लेन्स पर भी लैंड है, प्लेटूज पर भी लैंड है, सब जगह लैंड है। जहां जहां आप खड़े हो सकते हो, अपने पैर रख सकते हो, वहां पर लैंड है। इस लैंड के ऊपर जो एक अपर लेयर है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर की बनी हुई, वो आपकी है सॉइल, मिट्टी। यानी कि लैंड के ऊपर आपको मिट्टी, सॉइल देखने को मिलती है, और इस सॉइल को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे। ये एकदम तैयार नहीं हो गई भैया, इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे क्या करने में, बनने में। सो दिस सॉइल टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन द फॉर्मेशन बच्चा। और अगर आप ये इमेज, फोटो देखने की, डायग्राम से समझने की कोशिश करो, तो देखिए क्या है कि सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो होती है पेरेंट रॉक से, एक ऐसा पत्थर जिससे मिट्टी बनी। तो ये जो पेरेंट रॉक है ये टूटता है, फूटता है, और सब स्ट्रैटम वेदर्ड पेरेंट रॉक बनता है। ये फिर और टूटता है और बिखरता है, ये सब सॉइल बनता है। फिर इस सब सॉइल के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, टाइम के साथ, नेचुरल फोर्सेस के साथ धीरे धीरे चेंजेस होते हैं, तब जाकर के अपर सॉइल लेयर तैयार होती है। तो सबसे पहले आ जाता है अपर सॉइल लेयर, उसके बाद आती है सब सॉइल, देन आता है सब स्ट्रैटम वेदर्ड रॉक मटेरियल, और फिर आता है पेरेंट अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक। सो अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक इज द वन जिससे ये मिट्टी बनी विद द मिलियंस ऑफ ईयर्स टाइम। एकदम नहीं बनी, कई हजार, कई लाख साल लगे इस मिट्टी को बनने में। और जब हम सॉइल फॉर्मेशन की बात करते हैं बच्चा, सो देयर आर डिफरेंट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। सबसे पहला आता है रिलीफ, कि जो मिट्टी है वहां का रिलीफ फीचर क्या है, क्या वहां पर माउंटेन्स हैं, क्या वहां पर प्लेन्स हैं, क्या डेजर्ट है क्या भैया वहां। फिर आता है पेरेंट रॉक या बेड रॉक, ये कि जो पेरेंट रॉक है
जिससे माटी बन रही है, मिट्टी बन रही है, ये क्या है, ये कैसा है, क्या ये इग्नियस है, मेटामॉर्फिक है, सेडिमेंट्री है, किस टाइप का रॉक है। फिर आता है क्लाइमेट, कि भैया क्लाइमेट कैसा है, क्या ज्यादा सर्दी पड़ती है, क्या ज्यादा गर्मी पड़ती है। और साथ ही साथ वेजिटेशन, कि वहां की नेचुरल वेजिटेशन कैसी है, वहां पर जो नेचुरली पेड़ पौधे लगे हैं वो किस प्रकार के हैं, वो किस टाइप के हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियाज रहते हैं, वो यहां पर अपना बहुत कुछ काम करते हैं। क्योंकि जो सॉइल है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। और ये जो अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं, बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं, ये इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और लास्ट में आता है भैया समय, दैट इज टाइम। टाइम इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो इस पेरेंट रॉक को मिट्टी बनाता है। और इस पूरी प्रोसेस में कई लाख या कई हजार साल लग जाते हैं। तो जब सॉइल की बात आती है, सो ऑल दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। बट बात यहां खत्म नहीं होती। अगर हम भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। बचा देखो मैप, हर तरीके का कलर मिलेगा, लाल, पीला, नीला, हरा, सब है भैया। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो सॉइल टाइप और एरिया को समझें, तो ये जो ब्लू वाला एरिया आपको देखने को मिल रहा है, पंजाब से लेकर के असम तक, दिस इज एलुवियल सॉइल। उसके बाद अगर हम राजस्थान वाले एरिया की बात करें, जो येलो कलर आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज डेजर्ट सॉइल। देन जो सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाले रीजन में, कर्नाटक, अपर कर्नाटका में जो ग्रीन कलर देखने को मिल रहा है, दैट इज ब्लैक सॉइल। उसके बाद आपको कुछ एरियाज में पिंक कलर देखने को मिल रहा है, दैट इज मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक सॉइल। देन आपको काफी सारे एरियाज में पिंक कलर देखने को मिल रहा है, दैट इज योर रेड सॉइल। देन इन सम एरियाज आपको थोड़ा सा कहते हैं ना स्किनिश कलर, ये ब्राउनिश, लाइट ब्राउनिश कलर देखने को मिल रहा है, दैट इज ग्रे एंड ब्राउन सॉइल। और लास्ट में आपको कई एरियाज में बेबी पिंक या कहीं लाइट पिंक कलर देखने को मिल रहा है, स्पेशली इन दोज एरियाज जहां पर बारिशें ज्यादा होती हैं। यहां पर है आपकी लेटराइट सॉइल, दिस इज द लेटराइट सॉइल। एंड देन अगर आप माउंटेन, हिली एरियाज में जाओ जहां हरा कलर देखने को मिलता है, तो यहां पर माउंटेन या फॉरेस्ट सॉइल आपको देखने को मिलती है। ये सारे के सारे सॉइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से अक्सर मैप बेस्ड क्वेश्चन या कहें तो एमसीक्यू वो पूछ लेता है, यानी कि आपको 4-5 ऑप्शन दे देगा और उस पर आपसे एमसीक्यू पूछ लेगा। तो इन सॉइल्स के बारे में जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। अगर चाहते हो कि फ्री का एक नंबर मिल जाए तो याद करना पड़ेगा। तो चलिए नजर मारते हैं हर एक सॉइल पर। सबसे पहले यहां पर अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स में पढ़ें, तो हम पढ़ेंगे एलुवियल सॉइल के बारे में। एलुवियल सॉइल बच्चा बहुत फर्टाइल है। क्यों फर्टाइल है? क्योंकि ये जो सॉइल है, इसका जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पोटैश, फास्फोरस और लाइम आपको देखने को मिलता है। ये जो सॉइल है आपको ज्यादातर कौन से एरियाज में देखने को मिलती है? नॉर्दर्न प्लेन्स वाले एरियाज के अंदर देखने को मिलती है। तो पंजाब से लेकर के असम तक जो हरा वाला एरिया हमने देखा था, ग्रीन बेल्ट देखी थी, वहां पर आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी। दिस एलुवियल सॉइल इज रिच इन पोटैश, फास्फोरस एंड लाइम। अब क्योंकि ये सॉइल फर्टाइल ज्यादा है, तो इन एरियाज के अंदर लोग भी बहुत ज्यादा रहते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड, बिकॉज एग्रीकल्चर के लिए ये सॉइल बहुत बेस्ट है, बहुत ज्यादा फर्टाइल है। क्योंकि जो रिवर्स है, वो रिवर्स क्या कर रही हैं? रिवर्स अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेकर के आ रही हैं, जो रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स कैरी कर रही हैं, वो सेडिमेंट्स जो हैं इस सॉइल को क्या कर रहे हैं? फर्टाइल बना रहे हैं। साथ ही साथ इस मिट्टी के अंदर, इस सॉइल में आप शुगर केन, राइस, व्हीट, सीरियल्स और पल्सेस, ये सब जो है आप ग्रो कर सकते हो। नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ द गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर, यहां आपको ये देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी के जहां डेल्टाज है वहां मिलती है। यानी कि कुल मिलाकर के अगर हम इन शॉर्ट समझें, तो पंजाब से लेकर के असम तक आपको जो है क्या देखने को मिलेगी? आपको जो है एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी। और कुछ इस तरह की ब्राउनिश कलर की आपको ये एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जाम में, आपको 3 स्टेटमेंट दे देगा, बोल देगा कि दिस सॉइल इज वेरी फर्टाइल,
in nature. It contains potash, phosphorus and lime. It is found in the areas of Punjab, उत्तर प्रदेश एंड असम। आपको 3 ऑप्शंस दे दिए। अब कहेगा आइडेंटिफाई द सॉइल टाइप, साथ ही साथ आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि बताओ भैया कौन सी है, एलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, एरिड सॉइल है। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टीज पता होंगी तो आप कह दोगे कि भैया एलुवियल है, सिंपल। तो इसीलिए ये प्रॉपर्टीज के बारे में जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन एमसीक्यू यहां से बनता है। क्या बनता है भैया हमारा? एमसीक्यू बनता है यहां से। एलुवियल सॉइल के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट सॉइल आ जाती है हमारी, दिस इज द ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल नाम ब्लैक क्यों है? बिकॉज काली होती है कलर में, ब्लैकिश होती है कलर के अंदर। तो ब्लैक सॉइल की जब बात आती है तो इस सॉइल को रेगर या कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। तो रेगर या कॉटन सॉइल क्यों बोलते हैं हम इसे? क्योंकि दिस सॉइल इज द बेस्ट फॉर द कॉटन कल्टीवेशन। साथ ही साथ इस सॉइल की जो मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है, और ये जो सॉइल है ये थोड़ी सी क्लेई मटेरियल की होती है, तो क्लेई हो जाती है ये सॉइल। कॉटन सॉइल क्यों है? क्योंकि कॉटन के प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सॉइल के अंदर आपको कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लाइम देखने को मिलता है। साथ ही साथ कॉटन के लिए ये सॉइल बेस्ट है। इसके अलावा जो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या कृष्णा गोदावरी वैलीज है, वहां पर आपको ये सॉइल देखने को मिलती है। तो मेनली ये सॉइल आपको सेंट्रल इंडिया के अंदर या कहें प्लेटू रीजन के अंदर आपको ये सॉइल ज्यादा देखने को मिलती है। सॉइल कुछ इस तरीके की होती है। खास तौर पर इस सॉइल की क्या क्वालिटी है कि इस सॉइल के अंदर आपको सेल्फ एयरेशन क्वालिटी भी देखने को मिलती है। सेल्फ एयरेशन क्वालिटी का मतलब क्या है कि इस सॉइल के अंदर कुछ इस तरीके से क्रैक्स बन जाते हैं, एंड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये सॉइल जो हवा है उसके अंदर से भी अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है। तो ब्लैक सॉइल के अंदर सेल्फ एयरेशन क्वालिटी है, साथ ही साथ इस सॉइल का क्लेई नेचर है। कॉटन सॉइल इसको बोलते हैं। सेंट्रल इंडिया या कहें जो अपना प्लेटू वाला रीजन है, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, वहां ये सॉइल आपको देखने को मिलती है, और बेस्ट क्वालिटी इसकी है सेल्फ एयरेशन क्वालिटी। ब्लैक सॉइल के बाद आ जाती है आपकी नेक्स्ट सॉइल जो है हमारी इंपॉर्टेंट, दैट इज द रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल की अगर हम यहां पर बात करें तो ये रेड कलर की क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ आयरन। आयरन का डिफ्यूजन जब इसके अंदर हो जाता है तो ये लाल कलर की हो जाती है। साथ ही साथ मेटामॉर्फिक रॉक से बनकर के ये बनी है, और जब ये सॉइल थोड़ी सी हाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर होती है तो इसका कलर येलो हो जाता है, यानी कि सेम मिट्टी है और हाइड्रेटेड होते ही वो येलो हो जाती है। इस सॉइल के अंदर आपको आयरन बहुत देखने को मिलेगा, और इसी आयरन की वजह से ये रेडिश कलर भी है। यहां पर आप ग्राउंड नट मिलेट्स ग्रो कर सकते हो। ये सॉइल आपको ज्यादातर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मिडिल गंगा प्लेन एरियाज के अंदर देखने को मिलती है। तो देखो जिन एरियाज के अंदर आयरन और ये सब मिनरल्स ज्यादा हैं वहां पर ही आपको ये सॉइल देखने को मिलती है। कुछ इस तरीके से रेड एंड येलो कलर की ये सॉइल आपको देखने को मिलती है भैया। तो क्वेश्चन यहां पर अगर उसने पूछ लिया, आपको 3 ऑप्शन दे दिए कि दिस सॉइल डेवलप्स अ रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन इट, इट टर्न yellow when it occurs in a hydrated form, and this soil is good for the production of groundnut and millets, so identify the soil type। फिर वही 4 ऑप्शन दे दिए, तो पता होना चाहिए कि ये रेड और येलो सॉइल की बात कर रहा है। रेड एंड येलो सॉइल के बाद जो नेक्स्ट सॉइल टाइप अपना आता है, दिस इज द लेटराइट सॉइल। वेरी इंपॉर्टेंट। लेटराइट सॉइल की जब बात आती है तो लेटर ये एक लैटिन वर्ड से शब्द आया है जिसका मतलब होता है ब्रिक। ये आपको ज्यादातर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक रीजन्स में देखने को मिलती है, जैसे कि भारत, और ये उन एरियाज में पाई जाती है जहां पर मॉनसून ज्यादा हो, बारिशें ज्यादा हो। खास तौर पर इस सॉइल की खास बात क्या है कि ये फाइन क्लेई मटेरियल की बनी होती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस सॉइल के अंदर जो है इंटेंस लीचिंग हमें होती हुई देखने को मिलती है ड्यू टू हैवी रेन। यानी कि जो मिट्टी होती है खास तौर पर इन एरियाज में, सबसे पहला तो क्या, क्लाइमेट जो है थोड़ा सा ह्यूमिड होता है। ह्यूमिड क्लाइमेट के साथ साथ हैवी रेनफॉल होता है, जिस वजह से क्या होता है कि सॉइल के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं।
और हैवी रेन की वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में से छन जाते हैं, छन्नी से, जैसे छन्नी से हम चाय को छानते हैं ना, चाय पत्ती अलग चाय अलग, उसी तरीके से सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह एक तरफ छन जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस हैवी रेन, और उसी प्रोसेस को इंटेंस लीचिंग बोलते हैं। इस सॉइल के अंदर आपको आयरन और एल्यूमिनियम देखने को मिलता है। टी, कॉफी, रबर और कैश्यू नट के लिए यह सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा वाले एरियाज में देखने को मिलती है, यानी कि जिन एरियाज में हैवी रेनफॉल होता है। तो जो अपना वेस्टर्न घाट्स का इलाका है, कौन सा बेटा, वेस्टर्न घाट्स का जो इलाका है, वहां पर आपको ये ज्यादा देखने को मिलती है। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट में मेघालय वाला जो रीजन है अपना, जहां पर हैवी रेनफॉल रहता है, वहां पर आपको ये देखने को मिलती है और कुछ इस कलर की होती है। लेटराइट सॉइल के बाद अपनी जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल है, दैट इज द एरिड सॉइल। एरिड सॉइल आपको रेड टू ब्राउन इन कलर होती हुई देखने को मिलती है। टेक्सचर जो होता है इसका सैंडी होता है और सलाइन इन नेचर होती है, थोड़ी सी खारी होती है, नमकीन होती है। यह सॉइल आपको ड्राई क्लाइमेट और हाई टेम्परेचर एरियाज के अंदर देखने को मिलती है, यानी कि उन एरियाज के अंदर देखने को मिलती है जहां पर लो रेनफॉल हो और साथ ही साथ भैया क्या हो, अपना हाई टेम्परेचर हो। तो लो रेनफॉल और हाई टेम्परेचर एरियाज के अंदर, यानी कि उन एरियाज में यहां पर डेजर्ट है, वहां पर आपको यह सॉइल ज्यादा देखने को मिलती है। तो भारत में ऑब्वियसली राजस्थान के अंदर आपको यह सॉइल ज्यादा देखने को मिलती है। फॉस्फोरस का कंटेंट इसमें ज्यादा होता है। मिलेट्स और मस्टर्ड के लिए यह सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, वेस्टर्न राजस्थान, नॉर्थ गुजरात और साउथ पंजाब के अंदर आपको यह सॉइल देखने को मिलेगी कुछ इस तरीके से। तो एरिड सॉइल आपको वेस्टर्न राजस्थान, नॉर्दर्न गुजरात और साउथ पंजाब के अंदर देखने को मिलती है। एक बार इस पर नजर डाल लो, देख लो ध्यान से। एरिड सॉइल के बाद अपना जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल आता है, दैट इज द फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल या कहें माउंटेनियस सॉइल, ये उन एरियाज के अंदर देखने को मिलती है जो हिली एरियाज है। तो हिली और माउंटेन एरियाज के अंदर देखने को मिलेगी जहां पर सफिशिएंट रेनफॉल होता है। ये सॉइल थोड़ी सी लोमी और सिल्टी होती है नेचर के अंदर। खास तौर पर अगर यहां पर हम बात करें न्यूट्रिएंट्स की, तो फॉसिल्स इसके अंदर काफी ज्यादा होते हैं। ये सॉइल एप्पल, पोटैटो, पेयर, इन सब के कल्टीवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमालयाज के अंदर कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, जितने भी आपके हिली एरियाज हैं, कौन से एरियाज बेटा, हिली एरियाज, वहां पर यह सॉइल आपको देखने को अक्सर मिलती है। तो हिली एरियाज के अंदर यह सॉइल आपको देखने को मिलेगी और यहां पर आपको नेचुरल फॉरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। सो फॉरेस्ट सॉइल इन द हिली एरियाज, जहां पर टेम्परेचर जो है बेसिकली कम रहता है, रेनफॉल जो है जहां पर ज्यादा रहती है, दैट इज द फॉरेस्ट सॉइल। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स को हमने यहां पर जो है बेसिकली पढ़ा, जिसमें एलुवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, एरिड सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल और साथ ही साथ फॉरेस्ट सॉइल को हमने समझा, सबकी प्रॉपर्टीज देखा और क्या एमसीक्यू बन सकता है वो मैंने आपको बताया। अब बात करेंगे यहां पर सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन की। देखिए, सॉइल इरोजन का मतलब क्या है कि जब सॉइल की जो मतलब अपर लेयर ऑफ द सॉइल है, जब वो रिमूव हो जाती है ड्यू टू एनी रीजन, उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। सो द डेन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज द सॉइल इरोजन। यानी कि जब मिट्टी की ऊपरी सतह वॉश्ड अवे हो जाती है, गायब हो जाती है ड्यू टू एनी रीजन, पानी की वजह से, हवा की वजह से, उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। यानी कि भैया लुट गई। सॉइल इरोजन की जब बात आती है तो आप इस इमेज के थ्रू समझिए। देखिए क्या है, कुछ इस तरीके से थी। हम लोगों ने क्या करा, पेड़ काट दिए, फिर हवा वगैरह चली तो पानी वगैरह चला तो सॉइल की अपर लेयर गायब हो गई। सॉइल इरोजन की जब बात आती है तो सॉइल इरोजन और फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो साइमल्टेनियसली लगातार चलता रहता है। और खास तौर पर अगर हम देखें तो इनके बीच में बैलेंस बनाना इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बट हम लोगों ने क्या करा, हम ह्यूमंस ने क्या करा, पहले सॉइल फॉर्मेशन और इरोजन चलता रहता था, मिट्टी बन रही है, इरोड हो रही है, चल रही है भैया अपनी प्रोसेस। अब हम आ गए बीच में, हमने कहा भैया हम देखेंगे। हमने आते ही क्या करा, हमने डिफॉरेस्टेशन कर दिया, पेड़ काटने शुरू कर दिए। जब पेड़ काटने शुरू कर दिए तो पेड़ काटने से क्या होगा, मिट्टी कमजोर हो गई।
जितना ज्यादा मिट्टी कमजोर होगी क्या होगा, बारिश आएगी, हवा चलेगी, मिट्टी उड़ के गायब, फुर। तो डिफॉरेस्टेशन करने से, ओवरग्रेजिंग करने से, लगातार कंस्ट्रक्शन और माइनिंग करने से हम लोगों ने क्या करा, सॉइल इरोजन में अपनी भूमिका निभाई। यही कर सकते हैं। सो सॉइल इरोजन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस। साथ ही साथ अगर आप डिफरेंट टाइप ऑफ इरोजन्स को देखो तो सबसे पहला आता है गली इरोजन। गली इरोजन क्या होता है, गली इरोजन में जो रनिंग वाटर है, बहता हुआ पानी, वो सॉइल को इतना गहरा काट देगा कि भैया क्या बन जाएगी, एक गली बन जाएगी। गली का मतलब क्या, एक गड्ढा सा बन जाएगा लंबा, जैसे कि ये। तो ये पहले मिट्टी थी यहां पर, अब पानी आया, पानी ने क्या करा, आकर के इसको बीच से काट दिया, पूरा रास्ता बना दिया कि हम चलेंगे जी यहां से। सो गली इरोजन, द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक डीप चैनल्स। तो गली इरोजन में सिंपली क्या हो रहा है कि यहां पर जो मिट्टी है, पानी उसको ऐसे काट रहा है कि डीप चैनल्स यहां पर बना रहा है। गली इरोजन के बाद जो अलग दूसरा टाइप ऑफ इरोजन होता है, दैट इज द बैड लैंड। बैड लैंड की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसी जमीन है जो कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल अनफिट है भैया, जैसे कि चंबल बेसिन हो गया। अब देखो चंबल रिवर के आसपास का जो इलाका है वो कुछ इस तरीके से है, बीच में क्या है, यहां पर हम्प्स बने हुए हैं। अब यहां पर कुछ भी नहीं हो सकता, ये बैड लैंड है, अनफिट फॉर कल्टीवेशन, क्या ग्रो करोगे, कुछ भी नहीं। तो इनको हम रेविन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेवाइंस बोलते हैं। बैड लैंड के बाद अपना आ जाता है शीट इरोजन। शीट इरोजन में क्या हो रहा है कि जो पानी है उसने क्या करा, सॉइल की अपर लेयर को एक बहुत बड़े एरिया से क्या करा, गायब कर दिया। यानी कि जो सॉइल की अपर लेयर है वो बेटा क्या हो गई, वॉश्ड अवे हो गई। ये सॉइल थी, ये मिट्टी थी। अब इस मिट्टी के ऊपर से जैसे ही पानी आया और पानी अपने साथ मिट्टी को लेकर के चला गया ओवर अ लार्ज एरिया। देन शीट इरोजन के बाद आता है अपना विंड इरोजन। विंड इरोजन में क्या होता है कि मस्त अपना हवा चल रही है, पेड़ हमने काट ही दिए हैं, सॉइल ऑलरेडी लूज हो गई है, और जैसे ही हवा चली और हवा के साथ मिट्टी फुर्र होली। तो यहां पर आप देखो ये विंड चल रही है और अपना विंड के साथ मिट्टी उड़ रही है। विंड इरोजन के बाद नेक्स्ट डिफरेंट टाइप ऑफ इरोजन जो है अगर हम देखें, वो सॉइल इरोजन हो क्यों रहा है, अगर हम समझें क्यों, क्या कारण क्या है, इसके कॉजेज क्या हैं। तो सॉइल इरोजन के जो अलग अलग कॉजेज हैं उनको अगर हमने यहां पर देखें, समझें कि सॉइल इरोजन हो क्यों रहा है, इनको कैसे बचा सकते हैं, तो देखो सॉइल इरोजन का जो सबसे बड़ा कारण है, सॉइल इरोजन का सबसे बड़ा कारण है बेटा आपका डिफॉरेस्टेशन। जितनी तेजी के साथ हमने पेड़ों को काटा उतनी तेजी के साथ क्या हुआ, मिट्टी लूज हुई। डिफॉरेस्टेशन के बाद आ जाता है ओवरग्रेजिंग। हमने लगातार क्या करा, जानवरों से ओवरग्रेजिंग कराई, तो ओवरग्रेजिंग। देन माइनिंग एक्टिविटीज, लगातार हमने जो माइनिंग एक्टिविटीज करी, इन माइनिंग एक्टिविटीज ने क्या करा, हमारी जो मिट्टी है उसको कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट कर दिया। तो डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन बच्चा। तो सॉइल इरोजन क्यों हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहा है, ओवरग्रेजिंग की वजह से हो रहा है, और माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि भैया करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां, कैसे बचाएं इसे। तो बचाने की जब बात आती है, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने की जब बात आती है, तो हमें यहां पर करना होगा कॉन्टोर प्लॉगिंग। कॉन्टोर प्लॉइंग में क्या होता है बेसिकली कि हम जो हमारी प्लोइंग करते समय हम क्या करते हैं कि आसपास स्लोप्स के हम एक हम्प टाइप, स्पीड ब्रेकर टाइप तैयार कर देते हैं ताकि पानी जो है बह ना सके। मैं यहां पर अगर आपको एक इमेज के थ्रू दिखाने की कोशिश करूं तो लुक एट दिस इमेज, ये फोटो को देखो। इस फोटो को अगर आप ध्यान से देखोगे तो हेयर यू कैन सिंपली सी, हम लोगों ने क्या करा है, हम लोगों ने यहां पर हम्प्स तैयार कर दिए, ये हम्प्स तैयार कर दिए कि पानी जो है अगर बहे, अगर ऊपर से पानी आ रहा है और पानी के साथ मिट्टी जो है वो आगे बहे ना, यहीं रुक जाए, यहां ना रुके तो यहां रुक जाए, यहां ना रुके तो भैया यहां रुक जाए। मतलब इस तरीके से हमने कॉन्टोर्स तैयार कर दिए, काइंड ऑफ
स्पीड ब्रेकर हम लोगों ने क्या करा, तैयार कर दिया। बैरियर्स हम लोगों ने यहां पर बना दिए। क्या बना दिए हम लोगों ने, बैरियर्स यहां पर हम लोगों ने बना दिए। कॉन्टोर प्लॉइंग के बाद आता है अपना नेक्स्ट टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस कल्टीवेशन जो है अक्सर होता है किधर, हिली एरियाज के अंदर। हिली एरियाज के अंदर हम क्या कर देते हैं कि जो पहाड़ है, जो मिट्टी है, उनको बेसिकली स्टेप्स की तरह, जैसे सीढ़ियां होती है ना, उस तरीके से काट देते हैं, ताकि अगर इरोजन हो, मान लो बारिश हो रही है और मिट्टी ऊपर से नीचे आ रही है, तो धीरे धीरे आकर के ठहर जाए, पूरी तरीके से वॉश्ड अवे ना हो। इसके लिए अगर आपको ये करके देखना है ना, टेरेस कल्टीवेशन, अपने घर के, अगर आप स्टेप्स सबके घरों में होते हैं, सीढ़ियां सबके घरों में होती हैं, सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे जाके खड़े हो जाना और पानी की बाल्टी से पानी डालना। जब आप पानी डालोगे तो आप क्या देखोगे कि ऊपर वाली जो स्टेप थी उससे पानी पूरी तरीके से वॉश्ड अवे होता हुआ होता नीचे जब आया तो पूरा फर्श तक नहीं आया वो, मतलब कि 2-3 सीढ़ियां फिर भी बच जाती हैं। तो सिंपली हम पहाड़ों में क्या करते हैं, टेरेस कल्टीवेशन के अंदर स्टेप्स बना देते हैं, और जब हम ये स्टेप्स बना देते हैं तो क्या होता है कि बचाव हो जाता है। जैसे कि यहां पर आप देखो, ये बारिश हुई, ऊपर से पानी आ रहा है भैया, मस्त। क्या आ रहा है, पानी आ रहा है। तो पानी यहां से बहता हुआ आएगा, थोड़ा यहां रुकेगा, फिर यहां रुकेगा, फिर यहां रुकेगा, फिर यहां रुकेगा, रुकते 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 यहां आके रुक जाएगा, पूरी तरीके से कंप्लीट वॉश्ड अवे नहीं होगा। तो टेरेस कल्टीवेशन इज मेनली प्रैक्टिस्ड वेयर इन द हिली एरियाज। तो हिली एरियाज के अंदर जो है इसको हम प्रैक्टिस करते हैं। फिर आता है स्ट्रिप्ड क्रॉपिंग। स्ट्रिप्ड क्रॉपिंग के अंदर हमने क्या करा, एक लार्ज फील्ड ली, एक बहुत बड़ा सा खेत लिया। उस खेत के अंदर हम लोगों ने एक तरफ जो है स्ट्रिप्स के अंदर, ये देखो लाइन देख रहे हो आप, स्ट्रिप्स के अंदर हम लोगों ने क्या करा, क्रॉप्स को लगाया। एक हमने ग्रास, एक घास की स्ट्रिप लगाई और दूसरे हमने क्रॉप लगाई। तो इससे क्या हुआ कि मान लीजिए अगर हवा बहुत तेजी के साथ चली, पानी बहुत तेजी के साथ आया, तो उससे नुकसान नहीं होगा, बचाव हो जाएगा। तो हम कॉन्टोर प्लॉइंग के थ्रू, टेरेस कल्टीवेशन के साथ और स्ट्रिप क्रॉपिंग के साथ क्या कर सकते हैं, सॉइल इरोजन को बचा सकते हैं, रोक सकते हैं। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं भैया, इसके अलावा हम शेल्टर बेल्ट्स लगा सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया ही था, पहले ही समझाया था। फॉर एग्जांपल ये आपका खेत है, इस खेत के आसपास आपने क्या करा, इस खेत के चारों तरफ आपने पेड़ लगा दिए। अब मान लो हवा चलेगी तो यहां पर नुकसान आपका नहीं होगा, है ना, ये पेड़ उस हवा को रोक लेंगे और आपके जो बीच में क्रॉप है वो बच जाएंगी। तो स्ट्रिप शेल्टर बेल्ट्स के अंदर हम क्या करते हैं, ट्रीज को प्लांट कर देते हैं लाइन में, सिमिलर वे में रोज में। तो जब भी यहां पर हवा वगैरह चलती है, पानी वगैरह आता है, तो सॉइल का या क्रॉप्स का नुकसान नहीं होता। तो हम शेल्टर बेल्ट्स लगा सकते हैं। और ये शेल्टर बेल्ट्स जो हैं, अगर आप डेजर्ट एरियाज के अंदर लगाओ तो सैंड ड्यून्स के स्टेबलाइजेशन में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो कुल मिलाकर के बच्चा, अगर हम यहां पर बात करें कि हमें अगर सॉइल को बचाना है तो सॉइल कंजर्वेशन के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं भैया। तो सॉइल कंजर्वेशन के लिए हम मेनली कॉन्टोर प्लोइंग्स कर सकते हैं, यानी कि हम बैरियर्स तैयार कर सकते हैं। इन बैरियर्स के अलावा हम हिली एरियाज में टेरेस कल्टीवेशन कर सकते हैं। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट। हम क्या कर सकते हैं, टेरेस कल्टीवेशन कर सकते हैं। सो वी कैन डू टेरेस कल्टीवेशन इन द हिली एरियाज। कहां पर होगा ये, हिली एरियाज के अंदर होगा टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस कल्टीवेशन के साथ हम यहां पर क्या कर सकते हैं, हम स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हैं। कि हमने क्या करा, स्ट्रिप क्रॉपिंग के अंदर एक तरफ तो हमने ग्रास लगा दी और एक लाइन हमने लगा दी क्रॉप की, उससे भी काम चल गया। और फोर्थ काम हम क्या कर सकते हैं, हम शेल्टर बेल्ट्स लगा सकते हैं। शेल्टर बेल्ट्स अगर हम लगा देंगे तो इससे भी हमारा बचाव हो जाएगा। तो अगर हमें सॉइल इरोजन से सॉइल को बचाना है तो कॉन्टोर प्लोइंग, टेरेस कल्टीवेशन, साथ ही साथ स्ट्रिप क्रॉपिंग और
शेल्टर बेल्ट्स लगाई जा सकती हैं। तो ये था आपका चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर के अंदर डिटेल से हमने सबसे पहले रिसोर्सेस की बात करी, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस को समझा, एजेंडा 21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी, रिसोर्सेस का डिप्लेशन कैसे हो रहा है, क्या रीजंस हैं वो देखा, रिसोर्स प्लानिंग की बात करी, रिसोर्स प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है वो हमने समझा, और साथ ही साथ उसके बाद हम लोगों ने लैंड यूजेस की बात करी, लैंड यूज पैटर्न को भारत के अंदर समझा, और साथ में आगे चल करके सॉइल एज अ रिसोर्स को देखा, सॉइल फॉर्मेशन को पढ़ा, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स की बात करी, सॉइल कंजर्वेशन को हमने देखा। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहां पर आपको नोट्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। सो प्लीज मेक श्योर टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। गौतम लखानी साइनिंग ऑफ। ज्योग्राफी का पहला चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट होता है यहां पर फिनिश। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।